शूट कर रहे हो, बाद में करूँगा। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ पहली बार ऐसे राजस्थानी बोलने वाले के साथ शूट कर रहा हूँ है ना? मैं, कभी सुनी नहीं मैंने, इतने टाइम बाद ही एक ये तो मेरे को, मैं कई लोग जब मिलते हैं ना तो बोलते हैं कि आपको राजस्थानी आती है। मगर राजस्थानी के साथ एक समस्या है, और मेरी समस्या नहीं है, वो ऐसी है कि मैं बोलूंगा, आप बोलोगे अरे आप तो कहीं और की बोल रहे हो, आप हाँ, उधर की नहीं बोल रहे हो, इधर की नहीं बोल रहे हो। हमारे यहाँ 10 तरह की राजस्थानी। बागड़ी, तो ये हाँ, वो शेखावटी। तो मैं आपको बोल रहा था कि हमारे यहाँ पहली बार मैकडॉनल्ड खाया, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं घर में, मैं तो खाता हूँ मैकडॉनल्ड, लेकिन आमतौर पे क्या हो गया ना कि वो आदत से पड़ गई है। यहाँ 2-3 चेन खुल गई, एक तो बर्गर फार्म और ये दो और है, उनका ज़्यादा बेटर लगने लग गया है। ज़्यादा इंडियन है, हाँ हो सकता है ये भी, हमें टेस्ट डेवलप हो गया, तो मैंने कहा ज़्यादा चटपटा है एक्चुअली, मैंने खाया हाँ, वो। है ना। और वही चीज़ बहुत है। ज़्यादा चटपटा है। निशा कोई है बस ये लहसुन की चटनी भी डाल दे तो मैकडॉनल्ड्स का है ना वो मैक डोसा, खाया मसाला नहीं डोसा मैंने। मॉर्निंग में जो मिलता है। बट मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैकडॉनल्ड्स भी देसी ही है, क्योंकि मैं बाहर जाके जब मैकडॉनल्ड्स खाता हूँ ना, मेरे को फील नहीं आती। मैं जैसे इंडिया पहुंचता हूँ, पहला अटैक मैं या तो करता हूँ छोले भटूरे पे, या मैकडॉनल्ड्स की वो आलू टिक्की बेस जो है ये उनका। जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनको वो बहुत पसंद आती है, जो बाहर से आते हैं एनआरआई वगैरह, हाँ, तो हमें आलू टिक्की खाना, आलू टिक्की खाना। मैंने कहा क्या आलू टिक्की में ऐसा? उसकी वैल्यू बाहर जाने में पता चलती है तो उसकी, आपका तो इतना जबरदस्त ट्रैवलिंग का शेड्यूल रहता है। हाँ कितने दिन आपने ट्रैवल किया इस साल? इस आज साल लास्ट दिन है भाई, मैंने हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं कैलकुलेट, 31 हाँ तारीख मैं को। बेसिकली आज शाम को बैठ के या कल सुबह बैठ के कैलकुलेट करूंगा। मेरा एक ना फिक्स रहता है कि ईयर एंड पे मैं ये कैलकुलेट करता हूँ मैंने कितनी गाड़ियाँ चलाई है, कितने दिन ट्रैवल किया है, कितने होटल में रुका हूँ, और कितनी फ्लाइट ली है। तो मेरे ख्याल से मैंने इस साल ऑलमोस्ट 180 डेज ट्रैवल किया है, 170 टू 80 के बीच में। तो बाकी दिन मैं घर पे रहा हूँ, विच इज़ गुड। 365 में से 180 दिन। हाँ, विच इज़ गुड। मेरे ख्याल 50% टाइम मैं घर पे रहा हूँ, और विच इज़ ज़्यादातर बिग। बाहर, इंडिया के ज़्यादातर बाहर, इंडिया इंडिया के के बाहर, अंदर। हाँ, या इंडिया में भी बहुत होता है। लेट से जो 50% ट्रैवल किया है उसमें 50% मैं इंडिया से बाहर हूँ, 50% इंडिया के अंदर हूँ। आपको जेट लैग वगैरह नहीं होता? मुझे मुझे समझ में आना बंद हो गया जेट लैग होता क्या है बट मुझे एक चीज समझ में आ गई है, जेट लैग इज स्टेट ऑफ माइंड। जैसे राहुल गांधी ने कह दिया था ना एक बार, पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ माइंड ऐसा कहा नहीं था। अच्छा, कहानी था क्या तो देखो मतलब मैं, हमें पता करना पड़ेगा हाँ, कि एग्जैक्ट क्या कोड था। तो मैं कह देता हूँ जेट लैग इज स्टेट ऑफ माइंड सर। मैं एक्चुअली एडजस्ट हो जाता हूँ। मुझे एक टाइम पे मैं जज करता था लोगों को जो फ्लाइट में सोते थे। याद हो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ में बैठे हो तुम, हवा में उड़ रहा है 30,000 35,000 फीट पे, तुम सो रहे हो साला, देखो तो सही इसमें कैसा क्या चल रहा है। अब मैं बैठता हूँ और सो जाता हूँ। अरे आप बिजनेस क्लास जाते हो ना तो। हाँ, अब इकोनॉमी में नींद आती है जबरदस्त, क्योंकि मैंने देख लिया ना उड़ते हुए, अब कितना अप्रिशिएट करूँ ब्यूटी को अब मैं डिसाइड करता हूँ वहाँ जाने के बाद काम करना है, यहाँ तो जाता हूँ मैं। लेकिन एक वो होता है ना कि नई जगह पे जाके वो एक अजीब सा नशा सा हो जाता है, जैसे जो लोग कम ट्रैवल करते हैं, जैसे वो नई जगह जाते हैं। अब मान लो मैं कल को यूएस गया, तो मेरे लिए तो एक वो अचंभित करने वाली जगह है, तो कुछ दिन तो मैं उस नशे को वो करने में लगता हूँ। लेकिन आपके मैंने देखा है कि थोड़ी मंडीन सा ही है, बोला हाँ ठीक हाँ है, शहर है, नया शहर है, हाँ, या फिर आपको भी कुछ ऐसा होता है कि अरे अरे क्या चीज़ है इस नहीं नहीं, तरह? अब क्योंकि आपने पूछा ना मुझे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ। मैं पहली बार साउथ अफ्रीका जब गया था, मैं जोहान्सबर्ग लैंड किए थे हम लोग, तो मैं बहुत ऐसा फैसिनेट हुआ। मैंने कहा यार देखो कितना क्लीन है, सड़कें भी बढ़िया है, रोड वर्क्स भी बने हुए हैं, ये मार्किंग भी है, ये है वो है, और ऑर्गेनाइज है। पर अब शायद नहीं होता हूँ मैं वैसा। मैं बहुत बहुत टाइम से मैंने देखा नहीं है कि लास्ट में किसी सिटी या किसी जगह से इंप्रेस हो गया हूँ कि अरे यार ये तो क्या गजब जगह है। ऐसा तो नहीं हुआ बहुत लंबे टाइम। प्रॉब्ली वो दैट इज साइन कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मैं किस लिए जा रहा हूँ मैं ये सोच के आता हूँ। यह एक और रीज़न है, मैंने बहुत टाइम से लेजर ट्रैवल नहीं किया है, सिर्फ काम के लिए है सिर्फ सारे। काम के लिए ट्रैवल किया है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। जब आप लेजर ट्रैवल करते हो तो आप ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, अदरवाइज टाइम नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए आप सीधा जाके काम करते हो वो है। तो लेट्स सी, जब मैं आज आई थिंक आपने रिप्लाई किया था, मैंने न्यूयॉर्क की एक स्टोरी डाली थी, मगर ये पहला मेरे को हाई राइज वाली सिटी है जो मुझे थोड़ी ढंग की लगने लगी है, कि ऐसा थोड़ा सॉर्टेड सा कुछ लग रहा है। या आपने या किसी ने तो कमेंट किया था, बोले हाँ मतलब न्यूयॉर्क अच्छी जगह है हाँ यहाँ हाँ चलो। हाँ हाँ। तो वहाँ जाके मुझे लगा, मैं लोग ऑब्जर्व तो करते हैं ये चीज़ें कि कौन सी हाई राइज सिटी। मैं मुंबई नहीं रह सकता, मेरे को ऐसा लगता है बिल्डिंग मेरे ऊपर गिर जाएगी सारी, मेरे को ऐसी फीलिंग आती है। मैं मुंबई नहीं जाता हूँ इस चक्कर में, मैं जाता हूँ काम से तुरंत वापस जाता हूँ, स्टे नहीं करता।
तो ऐसे में अगर कोई शहर पसंद आ रहा है तो कुछ तो बात होगी उसमें, पर क्या है वो मुझे नहीं पता है। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में वैसे तो एक और चीज़ है जो उसकी गलियों में मेरे को सूंघने को मिली, बट गांजा वहाँ का बहुत ज़्यादा स्मेली है वो, मुझे लगा कि कुछ मेन हॉल खुला हुआ है, उसकी स्मेल है ये। बहुत गंदी स्मेल हाँ, है, लेकिन लोगों को पता नहीं क्यों अच्छी लगती है 10 वो। गलियों में घूम लिया, स्मेल जा ही नहीं हर रही जगह है। कहीं नहीं जाती हो, मुझे तो बहुत ही मतलब वैसे नॉर्मली यहाँ पे जो होता है, मतलब मैं तो फूकता नहीं हूँ, तो यहाँ पे जो स्मेल वगैरह होती है कुछ अगरबत्ती टाइप का कुछ तो हर्बल स्मेल आती है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे पता नहीं क्या, इट्स पता वेरी नहीं वियर्ड वो, काइंड ऑफ अ मुझे नहीं पता स्मेल। उसको भी वो हर्बल स्मेल कहते होंगे। मतलब यहाँ पे जो लोकल है, अच्छा, यहाँ का बता, वहाँ का तो आई डोंट अंडरस्टैंड। अब वो मुझे तो सर एकदम मेन हॉल की लगाया था, मैं मेन हॉल खोल दिया किसी ने, वो या भी हो सकता है, कोई दोनों ही ऐसा चीज़। बहुत ज्यादा सड़ा हुआ इसलिए काउडर। आपको अच्छा लगा होगा कि तो जयपुर वही जैसा तो, फील ना हुआ, कहीं मैं ऐसा मतलब बहुत ऐसा मतलब ऐसा हाई घर तो नहीं जैसा हूँ। एहसास हुआ मैं, जयपुर जैसा। नहीं नहीं, फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं, नहीं हुआ। न्यूयॉर्क आके नॉर्मली वैसा लगता है, क्योंकि हाँ। वो थोड़ी है अजीबोगरीब है, नहीं एब्सर्ड भी है, रैंडम भी है थोड़ा उसमें, इसलिए नहीं, आई वाज इंडिया से सरप्राइज, आई वाज कंपेयर। सरप्राइज टू सी कि एक शहर जो इतना ऊंचा लंबा फैला हुआ है, उसके नीचे सबवे स्टेशन चल रहा है, जो कि अपने आप में एक दुनिया है। क्योंकि अपने यहाँ तो चलो मेट्रो स्टेशन है, जितनी ट्रेन खड़ी होती उतनी जगह होती है, वो 2-3 स्टोरी नीचे तो खुदा हुआ है, उसमें भी अंदर मेंटेनेंस भी अंदर हो रहा है, स्टॉक यार्ड भी अंदर ही है। कई लोग बैठे हैं वहाँ पे, हाँ, दिखता कौन है। बैठा है, रैंडमली कोई बैठा हाँ, है, मैं कहा यार ये क्या, ये ये कैसे क्यों दुनिया बैठा है है? यहाँ पे बीच में? वो पाताल लोग वही उसी के लिए बनाया पाताल था, लोग वो है, पाताल लोग है अंडरग्राउंड, वो। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, तो वो है। और क्राइम व्राइम मतलब कुछ भी चलता है वहाँ पे, बहुत डरावना सा तो मैं तो सिर्फ पास बाय हुआ था, मैं एक दिन के लिए स्टे था मेरा, उसमें मेरे को समझ में आ गया मैं ये दुनिया देखने लायक है, इसके लिए आऊंगा मैं एक दिन देखने। कुछ है उधर हाँ weird, इसीलिए मैं रुका था वहाँ पे काफी दिनों तक। बट रिसेंटली आप एक और जगह गए थे ना, जिसको हम बोल रहे थे पराग, हाँ, पान पराग, पान पराग, पराग पराग में हाँ, वो कैसी थी? वो बोल रहे थे आप काफी सैड और मुझे लोनली अगेन जगह है, मेरे को गोथी का मेरे को ना आर्किटेक्चर है। यूरोप, जो ये फैशन मेरी बीवी बहुत बोलती है, मेरे को पेरिस बहुत पसंद है, मुझे पेरिस जाना है। मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पेरिस से बुरा शहर नहीं देखा यूरोप में, क्यों? मुझे बहुत बुरा लगता है वो। क्यों? एक तो वो साफ नहीं है, जो आपकी टिपिकल यूरोप की छवि है कि साफ सुथरा क्लीन, पहला तो वो आउट। दूसरा, डिपेंडिंग ऑन सीजन, अगर आप चले गए हो विंटर्स के टाइम पे, आधा यूरोप तो मनूस होता है उस टाइम पे, सूरज निकलता नहीं है, हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम बारिश होती रही है, टेम्परेचर वेरी करता है 5 डिग्री से -2-3 डिग्री के बीच में। ऐसे में आप मतलब आप मेरे जैसे राजस्थानी को तो समझ में नहीं आती वो जगह। तो मैं चाहूँ सूरज, मेरे को दिन में सूरज ना दिखे मैं परेशान हो जाऊँ, और वहाँ पे 10-10 दिन नहीं दिखता है। ऑल्सो पेरिस जब आप सीजन में जाते हो, भयंकर टूरिस्ट है पेरिस में, और सब वही 4-5 चीज़ें देखने को आते हैं, एफिल टावर के सामने खड़े हो जाएंगे। फॉर्चुनेटली पेरिस में 3-4 ऐसे बड़े बड़े जगह हैं, तो एक साथ ऐसा क्लटर नहीं होता है कुछ भी, जैसे वो आग दे ट्रायम्फ है वहाँ का, इंडिया गेट जो बीच में बना हुआ है, और 2-4 ऐसी जगह। बट मुझे पेरिस बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको यूरोप का आर्किटेक्चर वगैरह देखना है तो आप पहले तो रशिया चल जाओ, वहाँ जाके अपनी पूरी कर लो आर्किटेक्चर देखने वाली, सेंट पीटर्सबर्ग चल जाओ, मॉस्को चल जाओ, मिल भी जाता है, करेंसी कन्वर्जन दिमाग में नहीं रहता है, 1 रूबल 1 रूपी, सीधा सीधा हिसाब रहता है। बोले हाँ भैया कैब वाला अगर 2000 मांग रहा है मतलब 2000 रुपये ही मांग रहा है, आपको कन्वर्जन नहीं करना है। दूसरा, इट इज़ वे लेस क्राउडेड रशिया। मैं तो चलो कोविड के बाद गया तो थोड़ा हो सकता है उस टाइम, अभी तो और कम होगा, अभी तो सीजन चीज़ ही अलग है। एंड ऑल्सो फॉर सम रीज़न मुझे लगता है कि रशिया अभी भी इतना ज़्यादा टूरिस्ट लोगों के लिए डेवलप हुआ हुआ शहर नहीं है ना, तो थोड़ा ऑथेंटिक लगता है। यूरोप बहुत ज़्यादा टूरिज्म के लिए डेवलप हो रखा है, आपको बाहर निकलना पड़ता है मेन सिटी से, तब आपको एक्चुअली यूरोप दिखता है, तो बाहर कोई निकलता नहीं है। वो टूरिस्ट घूम के मेरी भी बोलती है कि मेरे को जाना है पेरिस, मैं तुझे कभी एस्टोनिया लेके चलूँगा, मैं कभी ये पोलैंड के इंटीरियर्स में लेके चलूँगा, वो है असली यूरोप, वहाँ आता है दिखने में मज़ा। इटली के जो मेन 4-5 शहर को छोड़ दो तो वो बहुत अच्छा है, सिसिली आइलैंड बहुत अच्छे हैं, मयोर्का आइलैंड है स्पेन का, वो बहुत अच्छा है, तो ये जाओ तो फिर भी समझ में बट आएगा। इंटरनल में तो कोई लोग वो कुछ कुछ होते नहीं होंगे उधर, बहुत कम, बहुत कम। पॉपुलेशन कम है, सब सेंसिबल है, अंग्रेजी कोई नहीं बोलता है तो आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, हाँ, अलग ही दुनिया चल बट रही वो होती है। आपको उस तरह से देखते बोले कौन एलियन आ गया वही इसका देखते हैं कि नहीं, उनको नहीं। पता है ना कि या तो वो कोई काम कर रहा होगा, हाँ, इंडियन है, हाँ, काम कर रहा होगा कहीं ना कहीं, कोई रेस्टोरेंट खोल के बैठा होगा, करी बॉम्बे सप्लाई रेस्टोरेंट, करी हाउस करी हाउस तो या फिर प्रॉब्ली टूरिस्ट है तो इंटीरियर में घूमने आ गया, वहाँ पे घूमने का कल्चर बहुत है। तो ये आप जो रशिया में कहाँ गए? मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग, मुरमांस्क करके जगह टॉप पे, अच्छा, और
एक जगह का नाम मुझे याद नहीं है, मैं ड्राइव करके गया था तो मुझे जगह का नाम नहीं याद, और एक दिन रुका था एंड शायद बहुत कम लोगों ने नाम सुना होगा, कमचटका नाम की एक जगह है। कम चटका, रशिया जो है बिहार की जगह लग रही है। उसके शहर का नाम है पेट्रोपाव्लोव्स्क कमचट्स्की, पूरा। पूरा नाम। हाँ। रशिया जो है एक तो है बहुत बड़ा, मोस्टली लोग जो रशिया को जानते हैं वो यूरोप वाला रशिया है, वो माउंटेन्स के इधर इधर वाला, मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग वाला, वो वेस्ट रशिया है। ईस्टर्न मोस्ट पार्ट रशिया का जापान के पास है, जापान से बहुत क्लोज है वो, वहाँ पे है कमचटका नाम की एक जगह, जो कि अपने एक्टिव वॉल्केनोज और आइस ऑन वॉल्केनोज और ऑलमोस्ट फ्रीजिंग सी वाटर उसके लिए फेमस है। और वहाँ पे क्या है कि भालू आता है, फिश पकड़ता है, खुद से हंटिंग करता है, दिखता है, तो उसके लिए फेमस है। हाँ, भालू। भालू ब्राउन, लेकिन भालू तो ऐसे चलता है ना, चलता तो है, पता नहीं कैसे चल रहा था उसे, बट मछली पकड़ रहा था। ये मछली बता रहा हूँ। पकड़ता आगे मछली खुद से ही। समुद्र में जाके मछली पकड़ लेता है, मतलब वो पेबल्स बने हैं बहुत सारे, उस पर चढ़ के अच्छा। मछली पकड़ लेता है, रॉ वहीं बैठ के खाता है। Interesting. तो इसके लिए फेमस जगह है, बट उस एरिया में मोस्टली रशियंस भी नहीं जाते हैं, मतलब इतना फार, इट्स द लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट ऑन अ सरफेस रशिया के अंदर। हाँ, रशिया के अंदर दुनिया में सबसे लंबी लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट वही है। अच्छा। मॉस्को से चलोगे तो 8 घंटे लगेंगे पहुंचने में। अब अभी भी रशिया छोड़ा नहीं हमने, कोई वाटर बॉडी नहीं आती ऊपर, कुछ नहीं आता है, इतना बड़ा है रशिया। इतना बड़ा है रशिया, 8 घंटे तक कोई वाटर बॉडी नहीं। यूएस में भी नहीं लगते होंगे इतने। यूएस में ये सबसे लॉन्गेस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट जो है वो न्यूयॉर्क से हवाई आइलैंड है, बट हवाई आइलैंड जाने के लिए ऑब्वियसली समुद्र आया था बीच में, तो वो एक चीज़ है। आई थिंक वो 10 घंटे की है, 10 या 9.5 घंटे समथिंग की फ्लाइट है। तो ये है रशिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे आई थिंक प्रॉब्ली सबसे अच्छी कंट्री घूमने के लिए अगर लगी तो रशिया लगी, क्योंकि बहुत रॉ है, टूरिस्ट के लिए डेवलप नहीं की गई है। वो भी सरप्राइज जाते हैं टूरिज्म देख के, बोलते साले यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग से बाहर निकलो तो उनको पता ही नहीं टूरिज्म क्यों है, उनको समझ ही नहीं आता है टूरिस्ट आते क्यों है हमारे यहाँ। हमारे लिए बहुत सुंदर जगह है। यूएस वाले इसको प्रोपेगेंडा वीडियो बताएंगे। दोनों रशियन पे। मुझे अच्छी लगती है सर, मुझे इंटरेस्टिंग। लेकिन ये जो रशियंस का वो जो बोलते हैं ना कि वोडका फैसिनेशन, वो स्टीरियोटाइप है या सच नहीं, है? वो सच है, वो पीते हैं पानी की तरह। सीरियसली? हाँ हाँ, वो पानी की तरह पीते हैं वोडका पूरा दिन? कई लोग नहीं, मतलब मतलब obviously। बट मैंने उनको वोडका उस तरीके से कंज्यूम करते देखा है जिस तरीके से लिकर हम लोग कंज्यूम करते नहीं है। छाछ जैसे हम पीते हैं। हाँ, मतलब ऐसे लिकर पी ली, और थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो लोग, बट आई हैव नॉट सीन कोई भी ऐसा मतलब बहुत ज्यादा ऐसा पी के भंड होके घूम रहा हूँ। ऑल्सो मैंने एक चीज नोटिस करी है, नाउ सिंस यू आस्क, कि रशिया में मोस्टली लोग जब दारू पी रहे होते हैं तो पब्लिक एरियाज में छुपा के पीते हैं। वो ऐसा छुपा के क्यों पीते हैं? शायद वो ना एक पेपर बैग में डाल के पीते हैं, ऐसा कुछ सीन है। या तो हो सकता है शायद आपको पब्लिक में दारू पीना अलाउड नहीं है, आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ के तो पीते देखा है मैंने लोगों को, फ्लाइट्स में देखा है, बट वो जब वॉक करते हुए पी रहे होते हैं तो छुपा के पीते हैं वो। तो वो एक सीन और है कि शायद कुछ तो है वहाँ दारू से रिलेटेड, या तो कुछ लॉ है, ऐसा कुछ है कि आप पब्लिक में नहीं पी सकते हो। बट मैंने वॉडका ही मोस्टली लोगों को पीते देखा, और ढंग से पीते देखा मैंने। और वो वॉडका उनके मल्टीपर्पज टूल है वॉडका। आपने बताया था मेरे को। हाँ, वो पानी गाड़ी उसमें डाल देते हैं, गाड़ी में वोडका डाल रहे हैं। गाड़ी में डाल देते हैं, विंडशील्ड वॉशर में डाल देते हैं, वॉडका मल्टीपर्पज टूल है। क्यों डालते हैं वो? आई थिंक वो फ्रीज ना हो उसके लिए डालते हैं, तो दे हैव एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, हर स्टोर पे मिलता है, बट आई थिंक वो वॉडका पुराने लोगों को ज़्यादा हैंडी लगता है तो वही डाल देते हैं। मैंने इनफैक्ट एक और चीज़ देखी थी रशिया में, वहाँ पे ना युकुत्स करके जगह है साइबेरिया में, बहुत ठंडी जगह है। मैं गया तब तो इतनी ठंडी नहीं थी, बट फिर भी -20 समथिंग टेम्परेचर था। उनके पास में एक गराज होता है, आपकी कार की साइज से थोड़ा सा बड़ा, मूवेबल गराज है, एक साइड से खुलता है, खोलते हैं, गाड़ी के ऊपर चढ़ा देते हैं, बंद कर देते हैं, फिर उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, वो गर्म रहता है अंदर। तो बेसिकली गाड़ी इतनी ज़्यादा ठंडी ना हो जाए कि सुबह चालू ना हो, इसलिए वो गाड़ी को एक गराज, मूवेबल गराज में रखते हैं जो कि गर्म रखता है गाड़ी को। ये मैं वहीं देखा है और कहीं नहीं देखा किसी देश में, ये मैंने वहीं देखा है। इनफैक्ट मैंने उससे ज़्यादा माइनस टेम्परेचर देखे हैं फिनलैंड वगैरह में, बट ये टेक्नोलॉजी उन्हीं के पास है जो गाड़ी। तो एक ये होता है ना, गाड़ियों से भी उस देश की जो लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में हमें कुछ कुछ पता लगता है। हाँ, तो लाइन बाय लाइन जाते हैं, जैसे मेरे दिमाग में कुछ 2-3 कंट्री थे इस तरह। जैसे रशिया में किस तरह की गाड़ियाँ चलती है कि उससे शायद हमें उनके लोगों के बिहेवियर के बारे में समझ में आ जाए। रशिया में अगर आपने देखा है ना, कोई बंदा काले कलर की मर्सिडीज चला रहा है, बी दैट जी वैगन या ई क्लास या एस क्लास, मोस्टली एस क्लास और जी वैगन चलती है। मैंने ऑब्जर्व किया है वो या तो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का बंदा है, या वो माफियाज को मिमिक कर रहा है, या वो माफिया है। 3 ही लोग हैं, मतलब ऐसा फुल माहौल बना के चलते हैं। तो जैसे अपने है ना, थार ली तो मतलब गुंडा नहीं है, बट गुंडा ही पसंद है भाई को,
तो वैसा वो कल्चर वहाँ जी वैगन और उसके साथ में एस क्लास लिए तो मतलब मोस्टली है बड़े पहुंच का आदमी, बट वो गुंडे करने जा नहीं रहा है, वो प्रॉब्ली शहर में घूम रहा है। लेकिन मोस्टली लोग वहाँ पे एक लाडा की गाड़ी आती है, लाडा 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 ग्रैंडे, ग्रैंडे या ग्रांडा ऐसे करके नाम है उसका, वो चलाते हैं जो कि बजट वो प्रॉपर, उनकी लोकल हाँ वहाँ मिडिल क्लास रशियन है वो ओके। वो मतलब वो डिज़ायर चलाने वाला रशियन है। तो वैसा वाला सीन है, बट ऐसा बहुत ज़्यादा रशिया को ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगे वहाँ के लोग क्या चला रहे होंगे। मैं अमेरिका में ऑब्जर्व किया है, मैंने गल्फ में ऑब्जर्व किया लोगों को। जैसे यूएस के अंदर बात करें तो यूएस में जो ऑल्दो आपने उसको गलत बताया था हमारी जब बात हो रही थी उस पर, तो मैं साइबर ट्रक को मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि साइबर ट्रक की जो पर्सनैलिटी है कि अपना इंडिविजुअलिस्टिक है, कितना भी तोड़ो मारो कुछ नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में है कि मागा जो ट्रम्प सपोर्टर है, कंजर्वेटिव वाइट है, उसके लिए बहुत पसंद है, उसको बहुत पसंद होगी मतलब कि वो अपनी एक इंडिविजुअल स्पेस चाहता है और इस तरह का माचोइज्म उसके अंदर है। तो साइबर ट्रक शायद उन लोगों को ज़्यादा अपील करती है जिसको आपने बताया था कि ऐसा है नहीं। हाँ, मेरे ऑब्जर्वेशन में तो साइबर ट्रक या टेस्ला मोस्टली वो एशियंस चला रहे थे जो वहाँ सेटल हुए हैं, उनके पास पैसा है, टेक वाले बंदे बहुत चला रहे हैं। अच्छा, उनकी ज़्यादा पसंद है उनको। हाँ, मुझे लगता है वो लोग ज़्यादा, हो सकता है उनको भी अमेरिकन बनना हो थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने गाड़ी गलत चूज़ कर ली फिर, क्योंकि जो टिपिकल वो माचो अमेरिकन टाइप लोग हैं वो तो अभी भी ट्रक नहीं छोड़ रहे हैं, वो अपने फोर्ड के और बड़े वाले रैम, हाँ डॉज, वो ट्रक ही नहीं छोड़ रहे हैं वो तो। हमारा ट्रक ऐसा है, मैंने मारा तो उड़ जाएगा तू, वैसे वाला है। एंड इट शुड बी आइस, पेट्रोल डीजल, ऐसा इलेक्ट्रिक में विश्वास नहीं उनका। नहीं रखते ना, अभी भी नहीं है उनका कम है विश्वास, रख लेंगे उनके अकॉर्डिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट, और घर में एक टॉय टाइप रख लेते हो, बट ऐसा साइबर ट्रक खरीदने जैसे तो नहीं लगे मुझे वो। साइबर ट्रक मैंने मोस्टली प्रोफेशनल्स को रखते हुए देखा है वहाँ पे, जो ये गुंडे करने वाले। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है, मैं साइबर ट्रक शूट कर रहा था, मेरा थोड़ा सा पेट खराब था, तो मैं एक दिन साइबर ट्रक पूरे दिन खड़ा रहा, ए कार विच इज़ उस टाइम पे ऐसी हाइप थी कि लोगों को देखने को नहीं मिल रही थी, वो खड़ी थी मेरे पास में। तो मेरे होटल के जस्ट सामने जो है एक छोटा सा ऐसा वो था, फार्म हाउस भी नहीं बोलेंगे, बट मतलब ऐसा बंदा था जिसके पास थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस था रहने को। तो वो जो है एक दो दिन से मैं उसका ट्रक ऑब्जर्व कर रहा था। एक दिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, मैं बाहर निकला जिस दिन शूट करने, उस दिन वो बाहर निकला सेम टाइम पे। वो बंदा आया, उसने मेरे आगे लगाई, उसने मेरे को देखा, ऐसे ऐसे किया, उसने कुछ तो बोला, ऐसा कमेंट टाइप पास किया, मेरे को समझ में नहीं आया, अंग्रेजी समझ में नहीं आती एकदम से बाहर जाने पर। तो मैंने उसको कुछ बोला, वो मेरे को बोलता है दिस इज दैट ईवी शिट, यस दिस इज दैट ईवी शिट। फिर वो कुछ बड़बड़ करके भाई जो है फुल एक्सीलेटर मार के मारा, उसके गाड़ी से जो धुआं निकला है पूरा, जस्ट टू मेक श्योर कि वो धुआं जो है मेरी गाड़ी पे गिरे, वैसे करके निकला हो, अदरवाइज आराम से जाता होगा रोज, मैंने कभी आवाज नहीं सुनी उसकी। मैं कहा ये अलग देश अलग है भाई, लोग अलग है यहाँ के, वो पूरे मतलब नोएडा की याद आ गई मुझे। वही एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा था। तो वो इंडिया में जिस तरह से होता है नॉनसेंसिकल गाड़ियों के साथ, उधर भी हो रही है। हाँ हाँ, वहाँ है ये सिस्टम। अच्छा, वहाँ पे आप गाड़ियों से पर्सनैलिटी पता चल जाएगी आपको कि कैसा बंदा है। पुरानी टूटी फूटी बड़ा ट्रक है, इसका मतलब टिपिकल कोई देसी, वहाँ का देसी है कोई, जो मतलब ऐसा धाकड़ पर्सनैलिटी भी चाहता है, और अब पैसे कम बचे हैं लेकिन रखना यही तोड़ चीज़ है। फिर आपने देखी कोई ट्रक है या कार है बट बहुत बुरी हालत में है, पक्का भिखारी है कोई, वो भीख मांगने जा रहा है, कुछ अपना प्लेकार्ड उसके पास में होगा हाँ जिस पे लिखा होगा वो प्लीज हेल्प मी, मेरा ये हो रहा है हाँ। वो हो रहा है। मेरे को तो एक कल्चर शॉक लगा जब मैंने अफ्रीका में एक भिखारी को कार से आते हुए देखा। मैंने साल मेरे घर में, उस टाइम मेरे घर में कार नहीं थी, मेरे घर में कार नहीं है यार, ये बंदा गाड़ी से आया है, वो ये भीख मांगेगा यहाँ पे बैठ के। वो आया भाई, उसने प्रिपरेशन करी, अपना कार्ड वार्ड निकाला और वो भीख मांगने सर्किल की दूसरी चला, तब तक मेरा सर्किल खुल गया। तो मैं पहला शौक तो मुझे वहाँ लगा, दूसरा मुझे अमेरिका में लगा। अमेरिका में भी ये सिस्टम, स्टारबक्स बोलते हैं, हाँ स्टारबक्स हाँ, की कॉफी पिलाओ में। अरे भिखारी डिमांड करते हैं, डिमांड करते हैं, बोलते बोले कि आप ये $5 करो। स्टारबक्स या मैं बोला, मैं क्या यार ये तो बड़े अलग लोग हैं, सीधा कि बोलता है हे ब्रो गिव मी $10, गिव मी $10 आई वांट टू, मैं सुबह जल्दी और गेट मी द कॉफी फ्रॉम स्टारबक्स। हाँ हाँ, ये भी बोलते हैं। मैं कहा तुम तो यार थोड़े डिमांडिंग भिखारी हो यार। तो मतलब उधर का उस तरह का है बट कल्चर। उनके पास भी कार है, वो भी एक चीज़ है। मोस्टली टेक ड्रिवन व्हीकल्स तो वहाँ पे एशियंस चला रहे हैं जो वहाँ पे रहने लगे। बट यूएस का तो बहुत ज़्यादा कार से डिपेंडेंट है, इकोनॉमी भी हाँ उनकी ऑलमोस्ट, काफ़ी हाँ स्ट्रांगली। देन आई अंडरस्टैंड रीजन भिखारी कार लेके क्यों आ रहा है, चलेगा कहाँ बेचारा, ना तो उन्होंने फुटपाथ ढंग से बनाया। अच्छा, उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही जीरो है वही ना। तो वही दिक्कत है। मैं गया था जब पहली बार, तो मेरी डिट्रॉइट में प्लेन लैंड कर रही थी। डिट्रॉइट में कर रही थी, नहीं डिट्रॉइट से पहले गया था शिकागो में। शिकागो में कर रही थी,
तो मैं जो ऊपर से मैं देखा, मैंने कहा ये क्या है यार, गाड़ियाँ ही हाँ, गाड़ियाँ, गाड़ी ही पार्किंग स्पेस मतलब खत्म ही नहीं हो रही, हाँ। गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। फिर उतरी, फिर मैं अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ क्यों हैं? हाँ। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा, थोड़े दिन तुम जाओ हाँ। डेट्रॉइट वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बस कहाँ से? बोले कोई बस नहीं है। मैंने कहा मेट्रो? बोले कोई मेट्रो नहीं है। गाड़ी रेंट करो। मैंने कहा कुछ भी नहीं है। हाँ। बोले हाँ। बोले ऊबर है, वो बहुत महंगी है, हाँ, आपकी खुद की कार हो तो आप चल सकते हो, अदरवाइज इन्होंने ऐसा कोई सिस्टम नहीं ये नहीं बनाया बनाया। कि आपके लिए कोई ट्रांसपोर्ट हो। मैं क्योंकि ऑटोमोटिव कंटेंट बनाता हूँ ना, मेरे को जितनी आसानी से पार्किंग यूएस में मिलती है मैं खुश हो जाता हूँ, जितनी मुश्किल से पार्किंग यूरोप में मिलती है मैं परेशान हो जाता हूँ। यूरोप में मुश्किल है। अरे यूरोप में अगर आपको कोई बोल दे ना गाड़ी लेके आपको लंदन में कहीं पार्क करना है, आपको जर्मनी हैम्बर्ग में कहीं पार्क करना है, फ्रैंकफर्ट में, मौत आ जाती है भाई गॉड मेरे को। मैं बोलता हूँ तू कर ले वो काम, मैं पूरे दिन गाड़ी में बैठ के रोड पे चलता रहूँगा, पार्क नहीं लगा सकता क्योंकि मिलेगा ही नहीं मुझे पार्किंग। फिर पार्किंग लगाओ तो पेमेंट करना और मुश्किल है, ढूंढो कहाँ पेमेंट होता है, कहाँ क्या होता है। फॉर्चुनेटली यूरोप के मोस्टली बड़ी सिटीज़ में इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट कुछ आप ऐसी जगहों पे, मैं ऑस्लो गया एक बार, मेरे को तो समझ नहीं आया पार्किंग होती कैसे। वो रोड पे लिखा हुआ है नंबर के, ये नंबर है, नंबर से करना क्या है कहीं नहीं पता है। मैंने कहा तो बड़े अच्छा, रोड बर्फ गिर जाती है तो नंबर छुप जाते हैं। ये तो बहुत अलग सिस्टम है तुम्हारा, कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा अच्छा, मेरे को। वहाँ पे भी वो लेके जाते हैं उठा के गाड़ी नहीं, आपके सामने? उठा के नहीं ले जाते, नहीं ले लिखा जाते? हुआ होता हाँ। है विल बी टोड एट योर एक्सपेंस। मैंने बहुत जगह लिखा हुआ पड़ा है, मैंने कोई गाड़ी उठती हुई नहीं उठती देखी भी कभी। नहीं देखी। हाँ, मैंने टिकट लगते हुए देखा है और मैंने चालान आते हुए देखा है, उठती हुई नहीं देखी मैंने गाड़ी। नोटिस करूंगा अगले, मैंने कभी नहीं देखी। जयपुर में पता है आपको, जब हम लोग कॉलेज में थे तो गाड़ी जहाँ लेके जाते थे उठा के, हाँ, उस जगह का नाम था यादगार। यादगार, हाँ। और सही में यादगार ही अनुभव था। बहुत मुश्किल था मुझे उसको छुड़वाना, तो यादगार वाज अ परफेक्ट नेम फॉर दैट प्लेस। मुझे पता नहीं उसका नाम ये क्यों है, बट पहली बार जब गाड़ी लेके गए थे तो हमने पुलिस वालों को पूछा, मैं गाड़ी कहाँ गई, बोले यादगार चलेगी। यादगार। तो फॉर अ लाइक गुड 3-4 सेकंड में ये सोच रहा, मैं रवि था मेरे साथ में, मेरा दोस्त, मैंने कहा ये ट्रोल कर रहा है कि इसने सही में बता दिए जगह है। और क्या बोले पुलिस वालों, तो अकड़ के बोलते तो कुछ बोल भी नहीं सकते आप। मैं बोले यादगार जाओ आप। मैंने कहा यार क्या बोल रहा है ये। तो हमने किसी और को पूछा, भैया ये गाड़ियाँ कहाँ जाती है, बोलता है ये यादगार है उधर, वहाँ पे अजमेर के कुछ उधर, है ना, अजमेरी अजमेरी पुलिया, गेट के पास। अजमेरी गेट के हाँ, पास। हाँ वहाँ जाती है। हाँ। तो मैं ये जगह वही है, बोला हाँ यादगार, किसी को बोलो चल जाए। फिर टेम्पो वाले को बोला लेके गया। मैं कहा अच्छा चलो, ट्रोल तो नहीं कर रहा था। यादगार करके है कुछ। मैंने कहा यादगार, कोई मेरे दिमाग में है वहाँ से याद। मैंने कहा क्या गजब का नाम होगा था। हमारी तो बाइक बहुत पकड़ते थे उस टाइम पे, तीन लोग के हाँ, बैठने के चक्कर में, ट्रिपलिंग के लिए, वो हेलमेट के लिए, तो यादगार हमको जाना पड़ता था। लेकिन वो जो पर्सनैलिटी वाली में बात कर रहा था, तो अभी करंटली यूएस में जिस तरह से देखें तो कौन सी गाड़ियाँ बहुत चलती है ट्रेंडिंग व्हीकल्स हैं? यार ट्रेंडिंग तो क्या है ना, टेस्ला साइबर ट्रक की ट्रेंडिंग होगा मेरे ख्याल से। सबसे ज्यादा बिकता वो नहीं है, वो ट्रेंडिंग वही है, लोग जिसकी बात बस बहुत है, साइबर ट्रक ही करते हैं। और एक नया फॉर्च्यूनर, ये फॉर्च्यूनर क्या, जो लैंड क्रूजर आई है उसकी भी काफ़ी बात होती है वहाँ पे। टोयोटा का बड़ा मार्केट है यूएस, टोयोटा बहुत बिकती है। टोयोटा का एक ट्रक आता है टकामो, वो यूएस में बहुत बिकता है। वो यूएस का आई थिंक हाईएस्ट सेलिंग व्हीकल है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ सब हाईएस्ट सेलिंग व्हीकल वहाँ पिकअप ट्रक है। पिकअप ट्रक? हाँ, अपने यहाँ तो छोटी मोटी हैचबैक्स आती है, पिकअप ट्रक आई थिंक और किसी देश का हाईएस्ट सेलिंग व्हीकल नहीं होगा, ये यूएस का पिकअप सिस्टम। ट्रक। हाँ, वो मैंने देखा कई लोग वहाँ पे ना स्पीकर बड़े बड़े रख लेते हैं, हाँ और बजाते हुए जाते हैं पूरा। हाँ, यूएस अब के एक शो होता है सेमा, हाँ, पता नहीं पूरा नाम भूल रहा हूँ अभी। वो अगर आप जाके देख लो तो उसके लास्ट डे पे एक परेड निकलती है, उसमें लोग अपने ऐसे उठाए हुए व्हीकल, उठाए इन द सेंस रेज अप किए हुए व्हीकल, बड़े टायर्स, सब शाइनी क्रोम पार्ट, स्पीकर, डीजे बज रहे हैं पूरे, वो लेके निकलते हैं। रैली निकलती है ऑर्गेनाइज्ड लास वेगस में। मैंने उससे ज़्यादा क्रेजी माहौल नहीं देखा कभी। कोई व्हीकल अपने स्टैंडर्ड शेप में है ही नहीं, और कोई व्हीकल जो है उसमें आप अपनी, मतलब मेरी 5 फुट 8 इंच की हाइट से मैं देख सकता हूँ कि मुझे उसका कुछ नहीं दिख रहा है इंटीरियर, क्योंकि वो उससे तो ऊंचाई बना दिया उन्होंने। है ना यार, ये अलग, ये कैसा माहौल है। तो आज के काम की है, पहले गड्ढे में जाके टूट जाएगा, ये वैसा बना हुआ है। पूरे साल लोग प्रिपेयर करके बनाते हैं उसको, वो एक उस पर्टिकुलर इवेंट के उस 1 घंटे की झांकी के लिए बनाते हैं। ऑब्वियसली उनको चलाना अलाउड है यूएस में, ये सब सारे अजीब से बनाई हुई चीज़ें चला सकते हो आप। यूरोप में नहीं चला सकते, इंडिया में नहीं चला सकते। वहाँ पे इंडिया में आपको तो चलाते हैं हम लोग कुछ चला भी। वो इंडिया का सबसे इंटरेस्टिंग व्हीकल है जुगाड़, जिसको बोलते हैं। फेविकॉल का ऐड जिन्होंने किया था, नेपाल वो में क्या चीज़ है वो समझ नहीं आती, वो कभी नहीं समझ में आया था। जिन्होंने बनाया उनको पता नहीं चला क्या क्या बन है गई। ये। मैं अभी एक दिन भरतपुर में एक जुगाड़ दिख गया, मैं ऐसे वीडियो बनाने के हिसाब से मैंने पूछा भाई क्या है ये,
बोलता है अपना जुगाड़ है, मैं जुगाड़ तो है बट मतलब मान लो इसका कल पार्ट खराब हो जाए, हाँ क्या कैसे, बोल के लाते हो? हाँ बोलता है अब खराब हो जाए दूसरा बना लेते हैं, दूसरा बना लेंगे। जुगाड़ कर लेते हैं, पार्ट का भी जुगाड़ कर लेते हैं, जुगाड़ के पार्ट का जुगाड़ हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसा मतलब सर्विस वर्विस खराब होगा देखेंगे, अब तो चल रहा है। मैं कहा जुगाड़ है तो ऑब्वियसली और उसी तरीके से देखा जाएगा। इंडियन इंडियन साइकोलॉजी में परफेक्ट बैठता है। हाँ। हमारा साइकोलॉजी जुगाड़ का है, चल रहा है जुगाड़ चल वाला। रहा है ना, देख लेंगे। तो वो काफी इंटरेस्टिंग इन्वेंशन है। बट यूएस में बनाते हैं लोग, खुद से गाड़ियाँ बनाते हैं। इट कैन नॉट बी कॉल्ड रोड वर्दी, बट आप एक सर्टेन टाइम तक चला सकते हो उसको, तो चलाते हैं लोग। तो यूएस का मतलब मार्केट एक तरह से काफी लूज है एज कम्पेयर टू यूरोप का, जहाँ पे रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन है। यूरोप में बहुत है, यूएस में भी रेगुलेशन है, बट थोड़ी तो जनता ना डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलो हुई है मेरे ख्याल से यूएस में। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, ऐसे फालतू के रूल बनते नहीं है एकदम से, टाइम लगता है। जैसे ये इमिशन नॉर्म्स है, यूएस भी इमिशन नॉर्म्स के लिए बोल देता है हाँ भाई इमिशन नॉर्म जरूरी है, अपग्रेड करो व्हीकल के नए हुए। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है कि डीजल बैन कर देंगे हम 10 साल बाद में, या 2035 के बाद में सब ईवी बिकेगी। बड़े खुले हैं उस हिसाब से। हाँ बना लो, ईवी भी जरूरी है फ्यूचर के लिए, लेकिन बैन वैन कुछ नहीं है। BS वो यूरो 4 चल रहा है तो चल रहा है, यूरो 6 चल रहा है। ऐसा ये नहीं करेंगे, कंपनीज को फोर्स नहीं करेंगे काम करने को। कुछ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा तो कर लेंगे। मतलब कुल मिला के हार्डकोर कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं। हाँ। तो मार्केट उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है हाँ। एज कम्पेयर टू बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। वही एक मार्केट जैसे मुझे होप है कि इलेक्ट्रिक कार इतनी जल्दी नहीं आएगी अभी, कहाँ पे? कुछ रहेगी यूएस। मतलब इलेक्ट्रिक कार्स है वहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ उनकी वजह से इलेक्ट्रिक कार से कंप्लीटली टेक ओवर नहीं करेगी, क्योंकि जनता बैठी है वहाँ पे जो बोलते हैं नहीं खरीदनी इलेक्ट्रिक, नहीं खरीदनी, वी हैव चॉइस, हम खरीदेंगे बट पेट्रोल। प्रॉब्लम क्या है इलेक्ट्रिक से उनको? आई थिंक उनका वही वाला सेंटिमेंट है कि मजा नहीं आ रहा है ईवीज में, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा। हाँ बोले गाड़ी लाउड होनी चाहिए, एग्जॉस्ट। बट वो तो उसमें कुछ बटन वटन दे दे अगर ईवी, तो मतलब वो कर लेंगे ना थोड़ा जुगाड़। उनको ये भी समझ में आया नकली है साला, अरे नाम तो नकली है। स्पीकर से बज रहा है JBL के। मैंने स्टोरी बताई थी ना, एक ये राजस्थान में कोई मिला था, मैंने उससे पूछा था कि भाई साहब आप यार ये क्यों ले रखी है आपने, ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली, ये क्यों ले रखी है, मैनुअल क्यों ले रखी है गाड़ी, ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली? तो बोलता ऑटोमेटिक लेंगे तो साली हमको चलाएगी। मैंने कहा साली हमको चलाएगी भाई, वो क्या तो गाड़ी है तुम ही चलाओगे, ये दोनों में ये क्या मेंटेलिटी है? दिस इज टिपिकल, दिस आल्सो इन यूएस, जिसमें लिखते हो रियल मैन ड्राइव स्टिक शाफ्ट। हाँ ये वाला मैचोइज्म भी उसके साथ जुड़ा वो हुआ। ऐसा लगाते हैं, वो बोले कि दिस इज आल्सो बोइंग वर्सेस एविएशन में बहुत फेमस चीज है ये। तो ये डिबेट हर जगह है कि ये ये debate हर मैन जगह है। गाड़ी है, ये मैन गाड़ी नहीं मैनुअल है। चलाओगे तो मरते वरना नहीं है। ये वो अलग बात है कि इंडिया में आई थिंक मुझे लगता है जितना इंडिया में मैनुअल चलती है और कहीं नहीं चलती होगी, बट यूएस वाले फिर भी झंडा लेके बैठे हैं, बोले मैनुअल मतलब असली आदमी। बट वहाँ चल रही है अभी वहाँ चल ऑटोमेटिक रही है, बहुत बहुत सारी, ऑटोमेटिक है। क्योंकि लोगों को यूएस का एक वो भी तो फीचर है ना, ये लोग बहुत सीखने में बड़े लेजी हैं। हाँ बड़ा मुश्किल है मैनुअल सीखना भी। तो वहाँ पे ही चलता नए है लोग कि एटलीस्ट जो manual आजकल जो खरीदो, नए सीख रहे हैं। तो ट्रोल करते हैं लोग, मैनुअल चलाना नहीं आता तो भले ही रखो मत, नहीं चलाना आता तो बोलते हैं ये ड्राइवर नहीं है, इसको मैनुअल चलाना नहीं आता। तो अपने इंडिया में भी आएगा ये थोड़े दिनों में। बट इंडिया में आपको नहीं लगता थोड़ा टेक ओवर हुआ ऑटोमेटिक का हो रहा है, 10-20 साल बाद? आई थिंक आप मान के चलो नेक्स्ट 5 ईयर निकाल लो, उसके बाद में ऑलमोस्ट 70% गाड़ियाँ ऑटोमेटिक बिकेगी। 70%? 70-75%। तो ये नहीं बचेंगे ये लोग। हाँ फिर हम भी करेंगे, The real man will not. हम रियल मैन बनेंगे फिर। आप बोले आप मैं मैनुअल चाह रहा हूँ, मैं रियल मैन हूँ। ही मैन बनूंगा। अच्छा, बट आपको पर्सनली कुछ क्या पसंद आता है दोनों में से? मैंने तो देखो मैनुअल लिए। आई नो द फैक्ट कि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बहुत इम्प्रूव हो गई हैं टू अ पॉइंट दैट अब ऑलमोस्ट उनको इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता कि यार ये ऑटोमेटिक है इसलिए मत लो ये, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिक इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में बेटर ही लग रही है। तो अब वो पॉइंट आ गया कि आपके यूज़ केस बता दो आप तो आपको, क्योंकि हमारे यहाँ देश में मैनुअल अभी भी सस्ती है ऑटोमेटिक से, कुछ देशों में मैनुअल महंगी हो गई है ऑटोमेटिक से। तो अभी भी वो केस आता है कि अगर आप मोस्टली शहर में चलते हो तो ऑटोमेटिक ले लो यार, कन्वीनियंस है। नहीं चल रहे हो शहर में, कम ही गियर चेंज करने, तो मैनुअल लेके हाईवे पे चला लो मोस्टली वैसा। तो मेरा तो वो परसेप्शन पे आता है। मेरे को पर्सनली मैनुअल ऑफ रोड कार्स मैनुअल में अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है। मुझे पसंद आता है क्लच को मॉड्यूलेट करना, अपने हिसाब से सेट करना।
बट क्योंकि जिन लोगों को इतना हेजल पसंद नहीं है, सारा जीवन में और पंगे हैं और बहुत सारे, पंगे, तो क्लच और संभालूं मैं, चल ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक गाड़ियों से ना थोड़ा सा रोड रेज भी कम हो सकती है, क्योंकि इंसान थोड़ा रिलैक्स रहता है गुड है ना? पॉइंट एक्चुअली। बहुत रिलैक्स रहता है और चलाता है आराम से, चल रही है गाड़ी, कुछ वो गुड नहीं है। पॉइंट। वो उसमें पूरा हट आप सोचो गेयर डाला आपने हाँ, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कोई आगे मुश्किल आ से गया, सामने आ गया, फिर पीछे गया, फिर आगे डाला, तो ये मेंटली काफी साइकोलॉजिकली इट्स अ वेरी बैड, स्पेशली इन मुझे इंडिया। मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी इसकी। सबसे ज्यादा इंडिया के बाहर रोड रेज मैंने रशिया में सुने हैं, ऐसे वाइल्ड रोड रेज इंसिडेंट, बट रशिया का मेरे को मार्केट उठाना पड़ेगा कि मैनुअल ज्यादा बिक रहा है ऑटोमेटिक। बट सबसे ज्यादा इंडिया में हाँ इंडिया में है सबसे ज्यादा रोड रेज। हाँ रोड रेज तो इंडिया में नेचुरल है ना, सड़क पे जगह कम है, इतने सारे लोग हैं, किसी को चलाना नहीं आ रही है, तो करेंगे ना रोड रेज। बाहर अगर कोई हॉर्न बजा दे रहा है, इसका मतलब रोड रेज हो चुका है। सिर्फ हॉर्न बजाने हाँ, पे बोलने का मतलब आपको गाली पड़ चुकी है। क्यों बजाया तूने? हाँ, तो आप दो तरीके से रिएक्ट करते हो, या तो आप बोलते हो सॉरी गलती हो गई, हम्म, दूसरी तरह आप आगे हॉर्न बजा दो, बोला क्या हम्म। मेरी क्या गलती है, तूने ये किया वो किया, वो चल जाता है। बट यहाँ हॉर्न तो इज वेरी नेचुरल। यहाँ तो खाली सड़कों पे लोग हॉर्न बजा रहे हैं। यहाँ कई बार मैंने इंसिडेंट देखा है जयपुर ऐसे। में खाली सड़क है, हॉर्न बंदा बजा निकलता रहा है है, क्यों बजा रहा है ओवरटेक भाई? करके, हाँ, आगे कोई नहीं है, मुझे दिख रहा है आगे मुझे कोई कोई नहीं नहीं, है, फिर भी मेरे को बजा। ओवरटेक कर चुका है वो, पीप, मैं क्यों क्यों बजा रहा है? बजा दिया बस भाई, हाथ गया वो तो, हाथ वहां तक पहुंचा, कुछ तो करूं, मैं दबा दिया। यार गजब सिस्टम है इसको तुम कुछ लोग। सुधार सकते हैं हम लोग? यार मैं इस माइंडसेट का था कि इसको कोई नहीं सुधार सकता है, बट मेरा माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है नेपाल जाके इस बार। नेपाल जाके नेपाल में 2018 में गया था, बहुत हॉर्न बजाते थे लोग। इस बार हम पहुंचे तो रात को गए थे हम लोग, कोई ऐसा खास हॉर्न सुनाई नहीं दिया, मतलब देर रात, थोड़ा ट्रैफिक जब कम था। तो अगले दिन सुबह हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे वहाँ के लोकल क्रिएटर्स के साथ में, तो मैंने बोला यार हॉर्न वॉर्न नहीं बजाते आजकल, ऐसा मतलब यहाँ तो पेंडेमिक था एक टाइम पे था हमारे इधर से। बोले नहीं सर, हमारी पुलिस ने 3 साल तक काम ही यही किया, उन्होंने बाकी सारे काम छोड़ दिए जीवन में। बोलते हॉर्न किसी ने बजाया, साला पकड़ के चालान काट देंगे और क्लास में भेज देंगे। बोलते क्लास क्या होती थी, 4 घंटे में बेइज्जती करते थे, धूप में खड़ा करते थे, पर गर्मी होती थी, ऐसे पुअर क्लास जिसके अंदर ना लाइट ना कुछ, और वहाँ ले जाके 1 घंटे क्लास देते थे कि हॉर्न बजाने से क्या समस्याएं होती है, मेंटल इश्यूज आते हैं, नॉइज से, पॉल्यूशन से ये होता है। तो बोलता है आदमी सोचता था अभी 1 मिनट के प्लेजर, 1 सेकंड के प्लेजर के लिए मैं जो है वो 4 घंटे क्लास नहीं लेना चाहता, उन्होंने छोड़ दिया। इंडिया में शायद कुछ सिटीज में ये किया जा सकता है, चंडीगढ़ इज अ गुड एग्जांपल, वहाँ पे चंडीगढ़ काफी प्लान है, हाँ। और वो आगे ट्रैफिक पुलिस भी बहुत स्ट्रांग है, तो वहाँ हॉर्न जो है काफी कंट्रोल हुआ है। हम्म। बट दिक्कत ये है कि अब सब चंडीगढ़ जाते नहीं है, तो वहाँ कैसे उनको treat इंडिया का प्रॉब्लम पॉपुलेशन भी तो इतनी ज्यादा है, दिक्कत रोड बस पे वही है। बहुत ज्यादा मुझे तो कभी ट्रैफिक कभी और लगता है vehicle है। पेडिस्ट्रियन भी हॉर्न बजा रहे हैं साले, इतना हॉर्न हाँ। सुनाई देता मुझे। कुछ शोर का हाँ। वो हो गया, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा हर चीज नॉइज में ऐड ही कर रही है, कुछ ऐसा माइनस नहीं कर रही है। और ऊपर से क्या है, फिर हॉर्न बजाने के साथ साथ में हम लोगों के साथ में वो इश्यूज भी, हमारी प्लानिंग बहुत बुरी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि लैंडस्केपिंग जो है ना, वो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर आ जानी चाहिए सड़कों की। क्या आप ये ना 4 लेन की रोड है, आगे जाके 2 लेन की हो जाती है। अब एक काम करो, वो 2 लेन की होने से 2 किलोमीटर पहले से रोड के जो फास्ट लेन है उसको धीरे 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 छोटा करके उस पर घास उगा दो साला। घास मेंटेन करो तुम, ट्रैफिक अपने आप मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि लोग लाइन से आके घुसेंगे ना, तो अपने आप उनका काम हो जाएगा। तुम 4 लेन को एकदम से एक पॉइंट पे आके बॉटल नहीं कर देते हो कि आप 2 में घुसो, किसी में सेंस नहीं है, किसी को पहले जान दूं, ऐसे करते रहते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, सबके अंदर गाड़ियां जो है एक्स्ट्रा फ्यूल वेस्ट कर रही होती है। मैं कहा कि इनको पहले लैंडस्केपिंग का एक डिपार्टमेंट खोलना चाहिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को। बोले हम घास लगाएंगे हाथ से रोडों पे। वो दिक्कत है इनमें। नहीं इन जनरल भी जो लेन डिसिप्लिन भी है, हाँ बहुत बुरा है हमारा। मतलब हर कंट्री, हमारे आसपास की कंट्री सुधर गई, हाँ बट हमारा ये इनफैक्ट हाईवे पे भी जो है कि भाई जो बड़े व्हीकल है उनके लिए लेन अलग होती है ताकि दूसरे चले जाएं, चारों तरफ वो है, तो आपकी स्पीड भी कम ही होगी। मैं एक दिन ट्रक वाले से पूछा, मैंने यार भैया साइड में खड़े रहते हैं जो खाना वाना खाते हैं, मैं एमपी जा रहा था, हाँ एमपी, तो ढाबे पे खाना खा रहे थे। मैंने बोला मैं भैया यार आप ना एक बात बताओ, ये 4 लेन रोड है, क्यों नहीं चलाते हो साइड में? चलना आपकी गाड़ी ने 60 65 70 80 है, हाईवे पे लिमिट भी 80 है, कार वाले 100 चलते हैं, ओवरटेक करके निकल जाएंगे, क्यों परेशान करते हो? एक इधर चला रहा है, एक इधर चला रहा है, एक इधर चला रहा है, एक इधर, मैं ऐसे करता रहता हूँ। तो बंदा बोलता है, बोल देखो भाई क्या होता है कि हम चल रहे हैं, हमारे लोड है फुल, ब्रेक मारते हैं टाइम पे लगता नहीं है, उसके ऊपर फटीक रहते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, नशे में ही रहता है मामला। बोलता है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो आते हैं रोड के अंदर बिना देखे आते हैं, बोला मैं चल रहा हूँ सीधा आगे लेन में घुस जाएंगे सामने, मेरे से ब्रेक लगता नहीं, नीचे दब जाते हैं, मर जाते हैं, और गलती हमेशा ट्रक वाले की होती है। तो बोले हम तो अपना कंफर्टेबल जिधर होते हैं उधर चलते हैं,
कई ड्राइवर जो फास्ट लेन में चला रहे हैं तो फास्ट लेन में कंफर्टेबल है, एक्सप्रेस वे आ गया, मुझे लगा अब तो सुधरेगी प्रॉब्लम, एक्सप्रेस वे पे भी फास्ट चला रहे हैं क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है अब। तो बोलते हैं हम तो आदत है इधर ही चलाएंगे तो इधर ही चलाएंगे। 120 का एक्सप्रेस वे है, 60 की स्पीड फास्ट लेन में चला रहा भाई। मैं यार गजब लोग हो तुम, मतलब ये तो कैसे ही मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता सुधारने की। जबकि ये तो बहुत अच्छा बनाया इन्होंने। हाँ, अरे जयपुर दिल्ली वाला कई अच्छे कंडीशन के एक्सप्रेस वे यार। और आई वाज सरप्राइज कि देश में सबसे पहले ढंग का एक्सप्रेस वे जो कि मुझे लगा कि हाँ अब कुछ विश्व स्तरीय काम हुआ है, वो था आगरा लखनऊ, नॉट इवन दिल्ली आगरा, आगरा लखनऊ बोल रहा हूँ। अच्छा, आगरा वो लखनऊ इतना सही प्लान और इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे लगता है मुझे, इतना सही पेव्ड है। मुझे लगा ये तो अब तो लोग सुधरेंगे। मैं अभी भी जाता हूँ ना उस पर फास्ट लेन में चलाते हैं ट्रक, मैं ये नहीं सुधर सकता। और उसमें लिखा हुआ है बड़ा बड़ा ओवरटेकिंग का है ये, इसमें ट्रक चलेंगे, इसमें गाड़ियां चलेंगी, ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है। विजुअल भी है, हिंदी में भी है, हो सकता है अंग्रेजी में भी लिखा हो कहीं पे लिखा हुआ है नहीं। लेकिन उसके लिए मेरे हिसाब से इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देना और उनको एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत है। सिविक सेंस की प्रॉब्लम है। एजुकेशन तो चलो, मैं नामीबिया गया हूँ, वहाँ पे आधे लोग पढ़े हुए नहीं है, सड़कें नहीं है वहाँ पे, लेकिन मेरे को सबसे अच्छा ट्रैफिक लगा आके रुके हो। नामीबिया अफ्रीकन कंट्री में, नामीबिया एकदम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सड़कें नहीं है वहाँ पे। उनको ये सेंस है कि एक चौराहे पे बत्ती कुछ नहीं है, मार्किंग नहीं है, रोड ही नहीं है तो मार्किंग क्या होगी। आके रुके, उनको ये पता है कि जो पहले आया वो पहले जाएगा। मैं आके रुका हूँ, मैंने देखा वो पहले आया, वो पहले जाएगा बाय डिफॉल्ट। अगर आप गलती से आगे बढ़ चुके हो तो पहले वो भी रुकेगा, तो देखेगा भैया क्या हुआ, मतलब कुछ कम्युनिकेशन एरर है, तू आ रहा है, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा है। इतना ज़्यादा लोगों में सिविक सेंस है कि मतलब मुझे लगता है यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ मैं तो यार, इससे बढ़िया तो रिटायरमेंट में यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। इधर का वो भी तो है ना, एक हमेशा कंपटीशन चल रहा है किसी दूसरे बंदे से आपका। हाँ, हमारे कंपटीशन का दिमाग में इतना बिठा रखा है, वी आर ऑलवेज कंपीटिंग। अभी जैसे मेरे घर वाले भी हम जाते हैं, सीकर जाते हैं जब जयपुर से, अरे वाह यार आज तो हम 1 घंटा 40 मिनट में पहुंचे। 1 घंटा मैंने क्या पहुंच गए तुम, 3 घंटे में भी पहुंच गए, तो प्रॉब्लम क्या है 15-20 मिनट में। बट एक सेंस ऑफ कंपटीशन है ना दिमाग में, इससे आगे निकल जाऊं, इससे आगे, यहाँ जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच के करोगे ये रोड पे क्यों आता है मेरे को समझ में नहीं आता है। और एक बहुत पहले मैंने कोटेशन पढ़ी थी, सुनी थी, पता नहीं क्या, किसी ने लिखा होगा क्या पता, कि इन इंडिया एवरीवन इज इन हरी एंड एवरीवन इज लेट। तो कैसे हो रहा है सब हरी में सब लेट है, सब बात तो एकदम सही है। इंडिया की रोड भी तो मतलब बहुत कुछ चल रहा है ना, वो ट्रक के पीछे पोइट्री लिखी हुई है, विश्वास ही धोखा है, गुज्जर की रानी में आऊंगा, मेला फिर लगेगा, और एक फिर सब लोग कास्ट के आजकल नाम लिख देते हैं, ब्राह्मण, गुज्जर, राजपूत, ये वो, मतलब बहुत कुछ रोड पे चल रहा है। पूरा इंडिया की साइकोलॉजी आप समझ सकते हैं चल क्या रहा है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडियन रोड्स के बारे में, मैं 24 घंटे गाड़ी चलाऊं अगर, तो मैं इस देश की सड़कों पे सोऊंगा नहीं, मुझे बाहर नींद आ जाती है गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि ये प्रेडिक्टेबल, कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं है इधर। पूरा अटेंटिव, बाहर क्या है, गाड़ी चल रही है, सीधा चल रही है बस कहीं मुड़ ही नहीं रही है, सीधा चलती जा रही है, सब सेम। यहाँ पे तो दिखता है, अरे वाह वो देख क्या लिखा हुआ है, वो देखिए, और वो गाड़ी आई इधर से, अरे ये बीच में आ गया, 2 गाली उसको भी देनी है। पूरा बहुत काम है, बहुत ज्यादा ऐसे वर्क है करने को, काम है काफी। तो ये देश बहुत ये वो मुझे ये लगा, मैं जयपुर से अभी आ रहा था ना, दिल्ली से जयपुर, तो बीच में एक्सप्रेस वे पे तो कुछ भी नहीं है, चलती नहीं है, तो मेरे नींद आने लग गई। फिर वो बीच में फिर दौसा के बाद जो आता है गंदा ट्रैफिक वाला, जग गया मैं, एकदम चला रहा हूँ इधर उधर, सामने से भी गाड़ी आ रही है, मैंने कहा फिर मेरी नींद ही गायब हो गई है घंटे तक, मैं मजा आने लग गया। तो बिल्कुल। बट आपको नहीं लगता कि इंडिया के जो ड्राइवर है वो फिर एक तरह से देखा जाए तो वेस्ट के ड्राइवर से ज्यादा अच्छे हैं, स्किल्ड है? यस, मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस दिन पूरी दुनिया में केओस फैलेगा, हमारे ड्राइवर सबसे पहले पहुंचे, उन्हें पता है। बट दिक्कत ये केओस फैल नहीं रहा ना सब तो ऑर्गेनाइज है, केओस इसी देश में है। तो मैं कभी प्राउड ना, आप देखना ये हर गांव की कहानी है। हर गांव अपने आप को प्राउड फील करवाता है। जैसे मैं मकराना करके एक टाउन है, वहां से आता हूँ। अच्छा, हाँ, जहाँ से आप तो ताजमहल बनाया आपने। हाँ बिल्कुल, किसने बनाया ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, बट संगमरमर फेमस है वहाँ की, बता देता हूँ। तो वहाँ ये बोलते हैं भाई, अगर आपने मकराना में गाड़ी चला ली ना, तो आपने समझ लो कहीं भी चला ली। तो मुझे लगा हमारे लोग कहते हैं, फिर मैं एक दिन कहीं और पहुंच गया, तो दिल्ली वाले बोलते हैं, बोले आपने इस एरिया में गाड़ी चला ली, आपने कहीं भी चला ली। मुंबई वाले बोलते हैं ठाणे में गाड़ी चला ली तो कहीं पे भी चला ली, ठाणे चला ली तो ये हो गया। पुणे वाले बोलते हैं पिंपरी में चला ली तो कहीं भी चला ली। मैं कहा अच्छा, सब प्राउड फील कर रहे हैं फॉर अ थिंग दैट इज नॉट समथिंग दैट यू शुड फील प्राउड ऑफ। मैं क्या कर रहे हैं, लेकिन अब मैं बाहर जब पहली बार गया, मैं सच बताऊं, मेरी हालत खराब हो गई मेरी गाड़ी चलाने में। मेरे को पसीने आ रहे गाड़ी चलाने में, मैं टर्न पे टर्न मिस किए जा रहा हूँ, क्योंकि
हर साइन बोर्ड विजिबल है, हमारे देश में विजिबल नहीं है। मैं चला रहा हूँ, लिखा आ रहा है 60 की स्पीड लिमिट ब्लू में, मेरे को समझ नहीं आया ये 60 ब्लू में क्यों लिखा हुआ है, गाड़ियाँ सब 120 भाग रही है, मैं समझ नहीं आ रहा, काफ़ी देर में सोच रहा हूँ क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। इतने में दूसरा साइन बोर्ड आ गया, अरे इसका क्या मतलब है, ये गया इसका क्या मतलब है। अब देख रहा हूँ जीपीएस 200 मीटर में टर्न करना है, 200 मीटर ऐसे निकल गया क्योंकि गाड़ी 120 पे चल रही है। मैंने कहा यार बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आ रहा है क्या सिस्टम क्या है ये। फिर रियलाइज हुआ क्योंकि हम कैसे भी गाड़ी चलाते हैं, वी कैन नॉट ड्राइव एनीवेयर एल्स। इंडियन ड्राइवर के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जब आप गाड़ी रेंट पे लेते हो, इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस डालते हो, इंश्योरेंस के पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। हाँ, मेरे को कुछ कुछ कंट्रीज में एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं इंश्योरेंस के। मैंने कहा यार दिस इज केओस। मैंने अपना यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, वो जो बंदा था जिसने टैक्स लिया वो शॉक हो गया, बोला फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समवन ड्राइविंग, जस्ट 3 days बैक यू स्टार्टेड दिस थिंग, फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समवन ड्राइविंग सो यूरोपियन वे। मैं कहा मैं थैंक यू, मैं यूरोप में ही चलाता हूँ सारा दिन, दिक्कत बस यही है मैं, क्योंकि मैं लिटरली 30 दिन यूरोप लेके आया था, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने से पहले मैं कुछ काम से गया हुआ था, तो मैं वहीं चला था, मेरे को लेफ्ट हैंड ड्राइव की प्रॉपर आदत लगी हुई। भाई बहुत इंप्रेस हुआ, बोले फैंटास्टिक, वेरी गुड ड्राइवर। मैं कहा थैंक यू। पता है इंडियन बहुत बुरा चलाते हैं यहाँ पे, 10 बार टेस्ट ही देते रहते हैं, पास ही नहीं हो रहे। हमारा प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइज जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम। हाँ, और मैं जब बाहर जाता हूँ मैं यहाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक दिन मस्त चीज होता हूँ, मैं फैसल बाहर गए थे कहीं पे, तो मैं पहुंचा, फैसल साइड में बैठा, मैं गाड़ी चला रहा, तो आके वाया क्या बोलते हैं अपना जेब्रा क्रॉसिंग, मैं रुक गया, बंदा मुझे देख रहा है, जो पेडेस्ट्रियन है वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। फैसल साइड में बैठा है फ़ोन पे, मेरे को देखता है, बोलता है चलो ना। मैंने कहा वो जाएगा ना, बोले इंडिया आ गए हो तुम, चलो। गाड़ी पहले जाती है। मैं कहा यार शिट, मैं कहा और वो जैसे ही गाड़ी मैंने क्रॉस करी है, बंदा निकल गया पीछे से। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा देश है, गाड़ी वालों को सब अपना अपने हिसाब से। मेरे को याद है मैं यूएस में उधर एक एयरपोर्ट पे उतरा था, तो वो आदत हो जाती है ना पूछने की किसी से कि ऐसी, तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, कोई खड़ा था, मैंने कहा सर वेर इज सी, आई टू गो टू सी, तो मेरी तरफ देखता सी, यू हैव टू गो टू सी। मैंने कहा ओके सो व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। मैं कहा इफ यू कैन नेविगेट मी, इफ यू कैन नेविगेट मी वेयर इज सी, ओके वेयर इज सी, ओके ओके। फिर सोचने लग गया, फिर मैंने बोलता एक्चुअली सॉरी I'm coming to the US for the first time. Oh, but you have visited airports, right? You have airports in your country. Yes, we do have airport. So, okay, and you studied, right? You studied English. Yeah. So alphabet, you understand alphabet? Yeah. मैं डर गया उस पॉइंट पे, वो ऐसे इंटरव्यू मेरे को ना मारवाड़ ना। फिर बोलता है ओके सो टेल मी व्हिच इज द फर्स्ट लेटर। मैंने कहा ए, ओके सो देयर इज ए, व्हाट कम्स आफ्टर ए। मैंने कहा बी, सो देयर इज बी, नाउ यू टेल मी वेयर इज सी। मैं तब तक थोड़ा डर गया, पहली बार गया तो मैं ऐसे hey brother why are you so confused, where is C? मैंने कहा okay A B C, yeah simple A B C, why are you asking, come on it's simple। भाई उसने 5 मिनट तक ये मेरे साथ किया। मैंने कहा बात तो ठीक है यार A B C, बट हमारे दिमाग में है कि हमें कंफ्यूजन की आदत है, हमें आदत है ना कोई वैलिडेशन नहीं है, कोई वैलिडेशन चाहिए, कोई बता दे सही तो मैं काम कर देंगे। बट मेरे साथ इतना ऑर्गेनाइज कैसे हो सकता है कि इतनी आसानी से ABC मिल गया। नहीं तो बाहर रहते ना कि अगर आप कुछ अनऑर्गेनाइज रख दो, लोग पागल हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, अब क्या करें हम लोग। तो इंडिया के बारे में लोग जब रिव्यूज देते हैं बाहर तो बोलते हैं ओह माय गॉड इंडिया इज सच एन ऑर्गेनाइज्ड केओस, सच एन ऑर्गेनाइज्ड केओस। मैंने कहा ऑर्गेनाइज्ड और केओस एक साथ जा रहे हैं। ये देश की स्पेशलिटी तो है। तो एक दोस्त है मेरे यूएस से, यहाँ पे सामर लेक बोल रहे थे कहीं चल लो। मैं कहा सामर चल लो तुम लोग, उनको कुछ फिल्म का एंडिंग शूट करनी थी, तो मैं कहा बढ़िया वाइट ट्रैक है। मैं लेके गया तो उसकी वाइफ बच्चों के साथ में थी, तो बोली मैं बच्चों के साथ ही रहूँगी सिंस दे कैन नॉट राइड, मोटरसाइकिल चलाने का प्लान था। मैंने बोला आप गाड़ी चला लो। नेवर आस्क मी दैट अगेन, I so want to drive in India but I'm pretty sure I'll kill 1 or 2 people। बोले if you have a license to kill I would love to drive। और मैं चला रहा हूँ पीछे और वो हर दूसरे पे मैं कहा कि अभी कुछ होगा, मैं कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बोले नहीं बोले the bus is better always, you know why? Because we don't get to see how driver is driving। ये भी ठीक है क्योंकि कुछ भी आ सकता है आजकल। एक्चुअली उसका बहुत प्रॉब्लम हो गया रोड पे, नोएडा वगैरह में। जो बहुत ज़्यादा पशु हो गए, जो गाय बहुत ज़्यादा रोड पे है। तो एक बार तो मेरा ऑटो टकरा गया उससे। ऑटो एकदम फुल स्पीड में, अंधेरे में सामने गाय थी, दम। मेरे को लगा कुछ गए आज तो हम लोग, आगे हेडलाइट वगैरह उसका टूट गया।
तो ये बाहर मतलब नहीं दिखा मैं अपनी बेसिक्स भी इन्होंने वो नहीं कर पता नहीं बाहर जानवर कहाँ जाते हैं, मैं कोई घूमते कहाँ हैं वो? मैं एक मस्त इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जर्मनी में था और आउडी के एक बंदे के साथ में था, हम्म, तो हम कोई तो बात कर रहे थे, तो मैं उनको बता रहा था कि मैं एक दिन में गाड़ी चला रहा था और कुत्ता आ गया, तो कुत्ते की वजह से मेरी गाड़ी का रेडिएटर जो है वो टूट गया। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि 80 की स्पीड पे भी मतलब रेडिएटर टूट जाता है, सो द फोर्स एंड एवरीथिंग एक्ट्स, ऐसा कुछ बात चल रही थी। तो बंदा बोलता है ओ माय गॉड यू किल्ड अ डॉग। मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली अभी मतलब, तो बोलते हैं बोलो व्हाट डिड द ओनर डू देन, लाइक व्हाट आर द प्रोसीडिंग लाइक। मैं कह ओनर तो पता नहीं उसका कौन था। तो बोले वेयर इट हैपन, मैं इट हैपन ऑन एक्सप्रेस वे। बोलते हाउ कम अ डॉग केम ऑन एक्सप्रेस वे। फिर मैं मैं कहा हाँ मतलब मैं चलो कुछ और बात कर लेते हैं, मतलब ये लंबा टॉपिक हो जाएगा। तेरे को ये समझाना कि कुत्ता कुत्ता एक्सप्रेस कैसे पहुंचा। गाय कैसे आती है, हाँ ऊंट कैसे आता है मैं उधर, चलो ये तो नहीं बात करते हैं अभी, मैं कुछ और बात कुछ करते हैं। मैं क्या ये कल्चरल शॉक है भाई, गाय गाय रोड पे आ रही फोटो खींच रहे हैं अंग्रेज यहाँ फोटो पे। खींच रहे हो, ये कैसे हो गया? अब मुझे समझ में आता है वो क्यों खींच रहे हैं। मैं वहाँ नहीं दिखती। वहां दिख नहीं रही उनको, तो उनके लिए दिस इज वेरी डिफरेंट। बोले गाय आ गई और ऑटो निकल भी रहा है पास में से, थोड़ा टच भी हो गया, गाय ने पूरा नहीं माना है। कोई कोई पूरा नहीं मान रहा है। लेकिन ये जो इंडिया के अंदर भी ऑटोमोबाइल का स्पेशली कार का जो एस्पिरेशन जिस तरह से चेंज हुए हमारे, शायद इनिशियली फिएट से शुरू हुई। आई थिंक सबसे पहला ऑटोमोबाइल देश में मेरे ख्याल से जीप आया होगा। जीप, फिएट, जीप फिर जब आई आई थिंक ये फिएट विएट आए, इन्होंने हाँ, थोड़ा फिर कल्चर बनाया। 83 में इंडिया और इन्होंने जापान ने शुरू टाई हुए, अप करके हाँ, मारुति सुजुकी आ बिल्कुल गया बिल्कुल जिसने काफी गेम चेंज हाँ, किया। ये फिर वो गवर्नमेंट ने उस टाइम पे मारुति हाँ, सुजुकी तो उस टाइम पे मारुति 800 सबसे बड़ी चीज थी। मारुति उद्योग नाम था कंपनी का उस मारुति टाइम पे। उद्योग, हाँ। तो मारुति 800 लेना हमारे लिए सबसे बड़ी फिर चीज थी। 800 एसी आई, फिर एसी आई, फिर 1000 आया, जेन जेन आई, 1000, फिर ये फिर ऑल्टो आई, ऑल्टो आई, ऑल्टो 800 आई, हाँ, फिर हाँ। ऐसे सिस्टम चलता फिर ये शायद 2000 के बाद फिर ये बड़ी बड़ी आने लगी, होंडा है। वगैरह फिर तो बहुत सारी आ गई। आई थिंक शुरू हुई। 2000 आने से पहले पहले 95 से लेके 90s में वो लिबरलाइजेशन वाला वो पोस्ट पूरा दौर जो था, हाँ, उसके उसके बाद बाद में तो बहुत होंडा, ह्युंडई, फोर्ड देश में 2 बार आके 2 बार चली गई है, और बहुत सारी कंपनी आ गई। एक इसका बोलते हैं ना कि ये जो नैनो थी, कई एक्सपर्ट बोलते हैं कि नैनो इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि उन्होंने अपने आप को मार्केट किया कि इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी, हाँ जबकि इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास है उनका भी एक गाड़ी के साथ एस्पिरेशनल वैल्यू है, तो नहीं वो कहनी सस्ती नहीं दिखानी उन्हें अपनी गाड़ी कि हम सस्ती गाड़ी यूज़ कर रहे हैं। तो कई एक्सपर्ट बोलते हैं कि इसलिए भी ये फ्लॉप हो गई। नहीं सो मैं आपको चीज़ बताऊँ ना इंटरेस्टिंग, मुझे अभी भी बहुत कमेंट आते हैं, बच्चे कमेंट करते हैं अभी क्या है, वो कई नए नए देशभक्त बने ना, उनको लगता है देशभक्ति सिर्फ कीपैड पे दिखानी होती है। हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है पेट्रियोटिज्म की, हम पेट्रियोट है नहीं, हम कोई नहीं है पेट्रियोट होते इतना कचरा इस क्यों देश फेंकते तुम, में ये सबसे ज्यादा देशद्रोही हैं। बाय गॉड सच बता रहा हूँ मैं, एंड सब देशभक्त बिहेव करते हैं, पहले मैं हूँ देशभक्त। तो अब वो समझाऊंगा कभी किसी और तरीके से लोगों को, अदरवाइज गलत लगेंगे मतलब। तो लोग कमेंट करते हैं कि टाटा नैनो को फ्लॉप करवा दिया, अब छोटी गाड़ियां आ रही हैं उनको प्रेस कर रहे हो, जैसे कॉमेट आई तो बोलते हैं अरे यार देखो कितनी क्यूट क्या है, नैनो में क्या बुराई थी, उसको तो फेल करवा दिया तुमने। लोगों को अब तक ये लगता है जैसे आपने बोला कि क्या वो इस इमेज की वजह से फेल हो गई कि वो सस्ती गाड़ी और सस्ती नहीं चाहिए लोगों को। इट वॉज अ बिग रीजन, बट देर वॉज वन मोर बिग रीजन, टाटा नैनो का प्रोडक्शन डीले। नैनो का प्लांट लगा था सिंगूर में, वेस्ट बंगाल में प्रॉब्लम्स हुई, उनको प्लांट को चलने नहीं दिया। हाँ फिर वो शिफ्ट होके गुजरात आए। सबसे पहली गाड़ी भी गुजरात से नहीं निकली, वो शायद उत्तराखंड से निकली थी पहली गाड़ी उनके वहाँ वाले प्लांट से। तो इस पूरे डीले में मार्केट में जो है थोड़ा शफल हो गया चीज़ें, तब तक मार्केट जो है थोड़ा मैच्योर हो गया, थोड़ा राइज हो गया ओवरऑल परचेज पावर में। एट द सेम टाइम दूसरी कंपनीज ने थोड़ा और गाड़ियों को लुभावना बनाने की कोशिश कर दी, ऑल्टो वोल्टो थोड़ा और सेंसिबल बन गई। एंड नाउ यू आर कॉम्पिटिंग मारुति जो कि भयंकर तरीके से देश में फैली हुई है, हर जगह पे है, सर्विस है, रिलायबिलिटी है, नाम है। उन्होंने बस थोड़े से पैसा एक्स्ट्रा लगाने। एट द सेम टाइम लोगों को समझ में आया कि नैनो एक्चुअली लाख रुपए की कार है नहीं, बोली लाख की जाती है बट लाख की नहीं है वो। उसमें जो है चीज़ें ऐड होगी, उसका सबसे बेस वेरिएंट लाख का है, लाख के ऊपर रोड टैक्स आएगा, उसके ऊपर ये आएगा वो आएगा। हाँ तो मतलब आती आती 1,75,000 1,70,000 की आ रही है, टॉप एंड वेरिएंट 3 लाख का आ रहा है, ऐसे हो रहा है। तो फिर तो मैं थोड़ा सा पैसे डाल के ऑल्टो ले लूँगा, कम से कम ऑल्टो में ये दिमाग तो नहीं होगा लोगों का कि ये देखो सस्ती इसलिए ले ली, क्योंकि अब तो टेक्निकली सबसे सस्ती वो हो गई है, टाटा नैनो हो गई है। तो वो शिफ्ट हुआ है एक्चुअली, इट वाज नॉट जस्ट बिकॉज टाटा नैनो वाज अ सस्ता प्रोडक्ट कि वो पिट गया, वो लेट हो गया थोड़ा सा, वो प्रॉब्लम थी। और उसके बाद में थोड़ा सा फिर इमेज वगैरह दूसरे कंपटीशन स्ट्रांग हो गए थे। दो इट वाज अ गुड प्रोडक्ट, वेरी वेल डन इनिशियली, जब भी करा सेफ्टी वेफ्टी कुछ नहीं ध्यान रखते थे उस टाइम में, इट वाज सेफ देन ए मोटरसाइकिल, सिंपल आइडिया था।
कि मोटरसाइकिल से ज़्यादा और ठंड से city भी के अंदर बचाएगी, बारिश से चलानी भी है बचाएगी। हाँ, और आपको और बाइक पे सीधा नया टक्कर लगते ही गिरोगे, उसमें टक्कर गिरोगे तो ना कहीं ऐसा टूटोगे फूटोगे नहीं सीधा। बेसिकली बाइक का कंपटीशन था। हाँ, इट वाज द होल आइडिया बिहाइंड द कार वाज कि अब बाइक वाले जो घूम रहे हैं एक बाइक पे 4 लोग, उनको 5-5 थोड़ा लोग सा हाँ, कुछ घूम दो रहे ऑप्शन कि 3 गुना पैसे दे दो लेकिन आपको गाड़ी तो दे रहे हैं हम कम से कम। हाँ, तो वो एक आइडिया था एंड इट वाज अ गुड कार उस टाइम के हिसाब से, बट वो हुई लेट गई तो अब क्या करें। तो वो वाला है। आज अगर नैनो आ जाए तो वो नहीं आएगी सर, लोगों को लगता है आज नैनो ले आओ 3 लाख में आ जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है नहीं आएगी वो 3 लाख में। एक वो बड़ी पॉपुलर गाड़ी थी टाटा इंडिगो। हाँ, उसने एक्चुअली देश को टैक्सी का एक वो स्वाद चखाया था कि टैक्सी में एसी भी हो सकता है। फर्स्ट इंडिजीनियस कार भी उसको कहा जाता था एक्चुअली, पहली कार जो कि कंप्लीटली ऐसे इंडिया में बनी थी। इंडिगो उस टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बट इट इवेंचुअली केम टू इट्स एंड बिकॉज टाटा ने ना प्रोडक्ट तो सही ला दिए बट वो 80% ही आते थे, लास्ट काम होता नहीं था। लोगों को रिलायबिलिटी इशूज आए, लोगों को लगा इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो रहे हैं, फिर वो तुरंत जो है मामला गायब हो गया वहाँ से। आई बिलीव उस टाइम पे अगर टाटा इंस्टेड ऑफ जस्ट कमिंग एज अ इंडियन ब्रांड एंड सेलिंग कार्स, अगर वो डेवलप होने की कोशिश करते कि थोड़ा छोटा छोटा बेचेंगे बिकॉज द ग्रुप इज सच बिग, वो कर सकते थे। वो अगर थोड़ा धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट करते और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी पे फोकस कर दे, तो 10 साल लॉस बनाने के बाद सडनली इट वुड हैव कम आउट एज ए कंपनी जो कि आपको लगता है अरे यार ये तो बहुत बढ़िया गाड़ी बना रहे हैं इंडिया में। ऑन दी अदर हैंड महिंद्रा बिकेम दैट कंपनी, nobody was focusing on that. महिंद्रा का राइज रिसेंट है कि बहुत महिंद्रा पहले का से? राइज रिसेंटली कहा जाएगा, मतलब हाँ। ऑब्वियसली दे वर डूइंग मतलब सेल्स इन दैट सेगमेंट में इन पर्टिकुलर कर रहे थे वो। पर थार ने तो पूरा गेम पूरा सर, चेंज कर मैं दिया। बता रहा हूँ आज जो गाड़ियाँ महिंद्रा बनाता है, हाँ। आप दूसरे देश में ले जाके खड़ी कर दो तो आप कह सकते हो कि हाँ ये ठीक गाड़ी तो है, अच्छी गाड़ी तो है, मतलब एज कॉम्पिटिटिव एज ये। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ मैं टाटा के साथ भी नहीं कह सकता। और महिंद्रा का ये राइज 2020 से पहले हमें भी समझ में नहीं आया था। मैं यार पता नहीं क्या कर रहे हैं, कंपनी खरीदते हैं बेचते हैं, बर्बाद कर देते हैं आधी कंपनियों को, उसको बोलते टाइप कर लेंगे, वो कंपनी बर्बाद हो जाती है, ये छोड़ देते हैं। इनकी गाड़ियाँ अभी भी बोलेरो बना रहे हैं, इन लोगों ने ढंग की गाड़ियाँ नहीं बनाई, बोलेरो के दम पे कब तक सेल चलाएंगे। KUV नूवो स्पोर्ट जैसी भद्दी गाड़ियाँ डिज़ाइन कर दे रहे हैं। वो वेरिटो करके वेरिटो वाइब करके गाड़ी आई थी, मैं आज भी उसको पीछे से देख लेता हूँ, मैं ऐसा गुस्सा आता है मेरे को, किसने डिज़ाइन करी है ये तो ऐसी गाड़ियाँ बना रहे थे, मतलब क्या कर रहे हैं यार, मतलब कोई इंडियन प्लेयर ढंग का काम कैसे नहीं कर रहा है। इससे बढ़िया तो टाटा है, कम से कम वो ठीक ठाक डिज़ाइन की तो गाड़ियाँ बना रहा है। एंड देन सडनली 2-3 सालों में पहली बार जब मैंने मराजो चलाई थी महिंद्रा की, मैंने कहा ये चैसी और ये इंजन तो बहुत बढ़िया है, ये कैसे बनाया है इन्होंने, वेरी नाइस कार। चला ली हो गया। ऑल्टुरस चलो उनका प्रोडक्ट था नहीं, वो बाहर से सेंग्योंग का प्रोडक्ट लाए थे। फिर हमने XUV चलाई 300। मैं कहा यार तो बहुत ही गजब गाड़ी भाई, ये तो क्या ही बना दिया, कैसे बना दिया महिंद्रा ने। हम इस ऑ एंड शॉक में ही थे। फिर वो कोविड आ गया और कोविड के बाद में जब वो थार लाए हो नई वाली, मैं चमत्कार कर दिया भाई साहब, ये तो नई अलग ही वाली? लीग में खेल गया। नई वाली थार, थार रॉक्स? हाँ था, नहीं थार अच्छा नहीं, 300। ओके थार। मैं कहा तो चमत्कार कर दिया। उसके बाद में तो दे हैव नॉट लुक बैक। उसके बाद में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रोडक्ट ऐसा लाया है जिसके लिए हमें क्रिटिसिज्म ऐसा बहुत ज़्यादा किया होगा। सारे ही प्रोडक्ट गजब। अब तो हम देख रहे हैं वो बोलेरो अपडेट करके क्या करेंगे उसके साथ, बिकॉज वो अभी भी देसी गाड़ी है, बोलेरो सरपंच की गाड़ी, थोड़ी गांव में चलने वाली। उसमें क्या टेक्नोलॉजी घुसाएंगे वो देखने वाली बात है, देखते हैं क्या करते हैं। तो पहले दबंगई की गाड़ी थोड़ी स्कॉर्पियो, ये बोलेरो और ये अब देखो ना स्कॉर्पियो क्लासिक, इट इज वन महिंद्रा आज के डेट में जो कि मॉडर्न महिंद्रा नहीं है। पुरानी चैसी वो ऐसी गाड़ी है, क्रैश करोगे ना तो बिखर जाएगी पूरी, इतना अनसेफ गाड़ी है। इंजन भी पुराने जिस तरीके से अपडेट कर दिया उसको उन्होंने, बट फिर भी मोस्टली चीजें मैकेनिकल्स पुरानी है। लोग मान ही नहीं रहे, खरीद रहे हैं दबा के। बोले भाई असली मजा तो स्कॉर्पियो क्लासिक में है, स्कॉर्पियो तो वही है। अरे नई वाली क्या है, स्कॉर्पियो क्लासिक असली। वही इन्होंने पूरा, थार ने तो पूरा मतलब गेम चेंज कर दिया। हाँ। ऑल्दो मेरा बहुत क्रिटिसिज्म है पर्सनली थार की एटीट्यूड को लेके ओनर्स के जो जितनी गुंडाई इन्होंने रोड पे फैलाई है, जितना कि दूसरे को कुछ समझना ही नहीं है। थार चला रहा है तो भाई दूसरा बस मर जाए, मतलब आपके नीचे आके मर जाए, मतलब आप थार चला रहे हो। ये एग्जैक्ट चीज अमेरिका में ट्रक ओनर्स फील करते हैं, बड़े ट्रक ओनर्स। अच्छा, उनको सेम फीलिंग है, इसीलिए खरीदते हैं। बोलते हैं मेरे को चाहिए कि मतलब मैं ज्यादा बकवास गई निकाल दूंगा ऊपर से। फिर भी अमेरिका में रूल्स तो है ना। हाँ, बस यहाँ पे मैं आपको मस्त बताऊँ, मैं थारॉक्स खरीदी मैंने अभी। मैं डिलीवरी जिस दिन ले रहा था उसके अगले दिन की बात है, मैं डीलर ने एक वीडियो भेजी मेरे को, बहुत सारी वीडियो देखो। एक बंदा अपने गाड़ी की डिलीवरी ले रहा है, सनरूफ खोल के बाहर निकला है, डीलरशिप पे ही बंदूक निकाली, ठाए फायर कर दिए 10-15। वो बंदा बोलता है देखो यही कस्टमर है हमारे, कैसे डील करें इनसे बताओ। आपको लगता है हम इनको कुछ कह सकते हैं? जो आदमी डीलरशिप प्रेमाइसेस में निकाल के बंदूक सेलिब्रेशन कर रहा है, बोलता है नीचे कमेंट क्या आ रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए,
हाउ डिड डीलरशिप अलाउ दिस? मतलब इसको अलाउ करना पड़ा है, आपको लग रहा है परमिशन नहीं होगी? मतलब हमारा क्लाइंट बंदूक वाला परमिशन लेगा यार, हाँ, सब थोड़ा थोड़ा गन बंदूक चलाना है मेरे को, थोड़ा चला लूं क्या? आपकी परमिशन हो तो यार वो। अरे एक वीडियो आया था ना, उसमें वो छत के ऊपर बंदा मिट्टी डाल दी उसने, पहले तो खोदा थार पे मिट्टी और और चला रहा उड़ाते हुए जा रहा है कि सबकी आंखों में गिरे। So अब this- इसकी साइकोलॉजी कैसे इसकी साइकोलॉजी समझाओ आप एज ए ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट कि ये क्या है सर? क्या टिपिकल तार ओनर सर, क्या है ये? नहीं समझा सकते सर जी। मैं बता रहा हूँ, महिंद्रा खुद नहीं समझ सकती कि हमने क्या बना दिया है। हमें पता नहीं। ये तो कह रहा हूँ बहुत क्या बना दिया है अभी। बोले हमारी शक्तियाँ क्या है हमें भी नहीं पता है। ऑल्दो ये नई वाली जो थार है, जो मैं आपकी थार में भी बैठा था, जो थार रॉक्स जो इन्होंने निकाली, तो इन्होंने इसका बड़ा लग्जरी और एक अलग तरह का सेगमेंट बनाने की कोशिश की। अंदर से भी वो क्रीम Image कलर change दिया नहीं उन्होंने, इमेज चेंज करने की ना देखो, कोशिश की। दिस इज स्मार्ट मूव है कंपनी, उनको पता है कि साले इमेज तो वैसी बन गई है, बट अब कई फैमिली बायर्स है जो कि इस इमेज में घुसना नहीं चाहते, तो उनको कैसे लाया जाए? हाँ। तो एक काम करो, थोड़ी सी गाड़ी बड़ी कर दो, स्पेशियस बनाओ, कंफर्टेबल बनाओ, टैग घुसा दो। अब वो लास्ट माइल जो बैठे हैं, जो बंदे अंदर से दबंग बनना चाहते हैं बट है उनके पास फैमिली एक, तो वो ये बोल देंगे अच्छा चलो हम ये ले लेते हैं यार, देखो बढ़िया गाड़ी, बढ़िया है थार, मेरे शौक पूरे हो रहे हैं, फैमिली बैठ पा रही है तो आपके भी शौक पूरे हो रहे हैं। नाउ दे आर अट्रैक्टिंग मोर बायर्स, बट मुझे लगता है दिस इज नॉट समथिंग दैट विल एंड। लोगों में रहेगा यार, मैं लोगों को आज भी, कई लोगों को तो कार ओन करना बड़ी चीज लगती है, उसके ऊपर से आपको थार मिल जाए तो आपको बाय डिफॉल्ट ऐसा, मैं तो बोल रहा हूँ एम्बेसडर का नाम उसके पास में है, स्टेलेंटिस ग्रुप के पास में एम्बेसडर का राइट्स, मैं तो बोल रहा हूँ एम्बेसडर को उसी लुक में वापस लॉन्च, सरकारी जो होती थी। भाई लोग बैठे हैं अभी भी, व्हाइट पर्दे लगा लेंगे, सुंदर है, सुंदर होती थी। आए हैं कलेक्टर साहब आए हैं। कलेक्टर बनने की सबसे मेजर जो चस्का था वो था कि ये वाली गाड़ी मिले, एम्बेसडर हो और लाल बत्ती हो। वो चेंज हो गया अभी, तो अब वो कहीं तो बचा है सेंटिमेंट दबा हुआ, उसको कैश इन किया जा सकता है। बट ये जो फॉर्च्यूनर की इमेज है वो भी तो काफी पावर वाली इमेज है। हाँ, अब वो फॉर्च्यूनर वाला बंदा जो है, अब जैसे फॉर्च्यूनर इज अनदर एग्जांपल। अब थार और फॉर्च्यूनर में कैसे, मतलब इमेज को कैसे भी, फॉर्च्यूनर वाला मतलब जिसके पास पावर भी है, जिसके असली पावर है शायद। हाँ, असली पावर है, पैसा असली पावर है जिसके पास। थार वो है जो अभी नेता बना नहीं, जो हाँ छोटे भाई थार वाला एस्पिरेशनल है, वो पावर आने से पहले पावरफुल हो गया, और फॉर्च्यूनर वाले पावरफुल हैं। उसके पास मसल पावर है थार वाले के पास में, बट अभी एक्चुअल पावर वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, वो सिर्फ बंदे बुला सकता है बहुत सारे। फॉर्च्यूनर वाला वो आदमी है जो प्रॉब्ली अब बंदे बुला के थोड़ा सा आगे पहुंच गया, तो वो बंदे भर के, जो फॉर्च्यूनर वाला बंदे बुलाएगा वो थार में आएंगे। ये इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। लेकिन इंडिया के अंदर जो ये लग्जरी सेगमेंट था ना गाड़ियों में, व्हाट वाज द फर्स्ट कार व्हिच वाज कंसीडर्ड, अरे ये बड़ी लग्जरी गाड़ी है? जैसे मुझे जहाँ तक मुझे याद आता है बचपन में हमारे लिए होंडा सिटी को हम मानते थे यार, होंडा सिटी आई है, होंडा सिटी में घूम रहा है। नहीं, आई थिंक वो एग्जीक्यूटिव सेडान तो रही है होंडा सिटी। देखो हमारे साथ में ये भी सीन है ना, हम लोग आज भी ये मानते हैं कि जो शहर में चमकदार ऑफिस में काम कर रहा है आदमी तो वही है, वो व्हाइट कॉलर जॉब वाला ही बंदा है, वही कर रहा है असली काम, तो हम तो बाकी एसएससी करवा रहे हैं। वो ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअल है, तो होंडा सिटी उनकी गाड़ी थी, तो वैसे लोग जो है वैसी पोस्ट पे लोग हैं, तो इसलिए बहुत इज्जत हुई है एक टाइम पे। अब थोड़ा सा सेंटिमेंट बदल चुका है, अब लोग पैसे पे बात करते हैं, बोलता है होंडा सिटी यार 14 लाख की गाड़ी है, 15 लाख की गाड़ी है, सेडान है, मेरे गांव में गड्ढों पे जाएगी नहीं, तो वो होंडा सिटी के साथ तो गया हुआ है, वो होंडा सिटी में वो नोवेल्टी फैक्टर रहा नहीं। स्टिल इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज ए गुड कार। सेडान अगर आप लोगे तो आप ढंग के बंदे कंसिडर किए जाओगे, बोले यार ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल ढंग का तमीज़दार आदमी है। एसयूवी पे जाते हो तो आप थोड़े से प्रैक्टिकल वाले टाइप में कंसिडर कर लिए जाते हो, ये हो सकता है गाँव देहात में भी चलता हो, शहर में भी चलता हो, फिर वो थार वाला सेगमेंट वगैरह वो लगाया जाता है। बट आई थिंक जो आप बोल रहे हो ना कि फर्स्ट कार, वो मतलब नॉन लग्जरी ब्रांड में तो होंडा ही था जिसको कंसिडर किया, अकॉर्ड, सिटी, सिविक, इनके साथ में रहा कि हाँ ये बंदा यार देखो अकॉर्ड है इसके पास में, अमीर ज़्यादा है और तमीज़दार आदमी है, इसके पास अकॉर्ड है। बट ये धीरे धीरे फिर शिफ्ट चेंज हो गया, लोग थोड़े जर्मन से डांस की तरफ चले गए, जिसके पास आउडी थी एक टाइम पे, वो है आउडी A4 है इसके पास में A3, A6, BMW 3 सीरीज़ है। फिर वो मर्सिडीज़ का दौर आया जो अभी तक चल रहा है कि मर्सिडीज़ में घूमता है, ई क्लास है इनके पास में, वो बहुत बड़ी मर्सिडीज़ तो वैसे भी यूज़ करते हैं, मर्सिडीज़ लाते हैं यार। हाँ मर्सिडीज़, आपने एक चीज़ देखा, मतलब आमतौर पे ब्रांड वाले ब्रांड ही बोलते हैं, ये नीचे वाले बंदे जो है स्पेसिफिक कार नेम लेते हैं। जैसे आप बोलोगे, मेरे को भी पूछा क्या है तो मैं बोलूँगा थार रॉक्स है,
आप किसी के पास में ऑडी बेस होगी, वो शायद उसने 24 लाख की ली होगी, मैंने 25 की ली है, तो भी बोले मेरे पास ऑडी है, मेरे पास में मर्सिडीज है। तो ये ब्रांड वाला फिलोसफी भी अलग है थोड़ा अपने, वो काफी देशों में है। वो भी है, लेकिन ये जो सिडान वाला था ना, एक इस पे मेरा एक मैं भूल गया क्वेश्चन पूछना कि सिडान का जो अभी रिसेंटली क्या उनका दोबारा से री इमर्जेंस इंडियन मार्केट के अंदर हो रहा है नहीं बिकॉज ऑफ वर्टस और ये नहीं, स्कोडा देखो जो लेके आई मुझे पहले लगता था कि इंडिया में ये सेडान की डेथ शुरू हुई है, बट ये इंडिया में नहीं है, दिस इज ग्लोबल फिनोमिनन। लोग अब थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया में इसकी ग्रोथ बहुत रैपिड है इस कल्चर की, बिकॉज हमारे यहाँ सड़कें अनप्रिडिक्टेबल है। अब ये तो बोल नहीं सकता हूँ मैं सड़कें खराब है, बिकॉज कई पार्ट्स में ऐसी जगहों पे ढंग की सड़कें देख ली है मैंने जहाँ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता हूँ, बट सड़कें अनप्रिडिक्टेबल है। एक्सप्रेसवेज पे भी गड्ढे हैं हमारे अभी, तो बंदा चाहता है कि कहीं एक्सप्रेसवे से डिटूर है, और बंदा चाहता है अब मैं गया ही हूँ तो मेरी गाड़ी टच ना हो जाए, तो मैं तो ऊंची गाड़ी वाली ऊंची लूंगा गाड़ी। आमतौर पे सेडान हमेशा से लो हैंगिंग कार्स रही है, व्हील बेस लंबा रहा है, आगे पीछे से हैंगिंग पार्ट ज़्यादा रहे, तो लोगों ने सेडान प्रेफर नहीं करी है। हालांकि ग्लोबली ये ट्रेंड एसयूवीज की तरफ जा रहा है। ग्लोबली लोगों को क्योंकि थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, थोड़ा सा वो प्रैक्टिकलिटी नज़र आती है प्रॉब्ली एसयूवी में, वो लोग तो इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं। बट इंडिया में अब चीज़ें शिफ्ट हो गई है, लेकिन सेडान का रिवाइवल नहीं हुआ है। हाँ, बीच में क्या हुआ ना, VW ग्रुप जो है, स्कोडा फोक्सवैगन, उन्होंने वर्चुस और स्लाविया जब वो लोग लाए, तो दे केम विद दैट मार्केटिंग 180 mm एसयूवी लाइक ग्राउंड क्लियरेंस इन सेडान। तो वो कुछ जो बचे हुए लोग थे जिनको लग रहा था सेडान में अभी भी थोड़ा सा क्लास है, वो लोग वहाँ चले गए कि चलो ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस तो दे ही दी, क्लास मेंटेन कर ही रहे हैं, तो हम सेडान ले लेते हैं। एंड सेडान्स आर ऑलवेज हाउ द कार वर एक्चुअली डिजाइन, तो वो हमेशा थोड़ा चलाने में बेहतर लगती है, बस उतना ही फैक्टर बचा है। बट आई डोंट थिंक ये वापस रिवाइव हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ना ना नहीं, इनकी इस देश में तो नहीं है। वर्टस और इनकी स्कोडा की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा हुई हाँ, हुई तो थी, मतलब रिसेंटली इसकी बस बहुत ज्यादा है हाँ, बट अब वापस धीरे धीरे हो गई, जितने अच्छा, लोगों ने खरीदना था खरीद लिया। वही दोबारा एसयूवी लेनी लोग। हाँ, लेनी एसयूवी है लोगों ने। देखो ना, स्कोडा का थर्ड प्रोडक्ट एसयूवी आ रहा है, तो वो काइलाक ला रहे हैं सब 4 मीटर, तो वही है, नहीं लाएंगे थोड़ा। इंजन बट एसयूवी मुश्किल नहीं सिटी के अंदर चलाना। ना ना ना, देखो क्या है ना, आजकल हम एसयूवी बोलते भी तो किसको हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा। वो जो कुशाक है, VW स्कोडा की जो कुशाक आती है, वो जो स्लाविया उससे कितनी ज़्यादा एसयूवी है, थोड़ी ऊंची तो है, बाकी पीछे का बूट काट दिया उसका, थोड़ा सा इधर उधर डायनामिक्स चेंज हो गए, और क्या ही फर्क है, उतनी है। कोई जमाना हुआ करता था तो एसयूवी मतलब यार भारी भरकम गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ी होती थी। हाँ, वो नहीं है बोलेरो चलाओ, एसयूवी पता चलेगा आपको क्या है, वो झूलती है, आप टर्न मारती है तो आपको लगता है फेंक ही जाएंगे दूसरी तरफ, ऐसा ऐसा समझ में आता है एसयूवी क्या है। थार रॉक्स चलाओ, आपको एसयूवी समझ में आया, थार चलाओ, आप जब गड्ढों से निकलते हो तो आप बोलोगे यार गड्ढा दिख तो बड़ा रहा था, साला पता नहीं चला कहाँ गया, वो होती है एसयूवी। सेडान तो आप गड्ढे में जाओगे पूरा पता चलता है कि इतने mm का गड्ढा था तो ये कुशाक हैचबैक में पूरे गड्ढे पता चल रहे हैं, ये एसयूवी है नहीं। ये तो ठीक है, हमने मार्केटिंग टर्म की तरह बोल दिया एसयूवी अब तो है, बट जो सेडान वाली टिपिकल चीज़ है वो गई है, वो नहीं है। 3 बॉक्स डिजाइन जो है ABC जिसको बोलते थे हम, वो चली गई है। कुछ लोग इसकी सेफ्टी रेटिंग और उसके लिए भी काफी ले रहे हैं, अट्रैक्ट होते थे, ये जो स्कोडा सेडान की है, जो स्कोडा और इनकी है वर्टस की। हाँ, इट्स नॉट अबाउट सेडान, इट्स मोर अबाउट हाउ द कंपनीज बिल्ड देयर कार्स। तो स्कोडा फोक्सवैगन शुरू से सेफ्टी में हमेशा उनका ध्यान रहा है, तो वो अगर कुछ भी बना ले, वो सबसे सस्ती गाड़ी बनाएंगे तो सेफ्टी के साथ में बनाएंगे वो, तो दे आर सेफ एनीवे, तो वो थोड़ा सा रहा है। इट्स नॉट समथिंग टू डू विद सेडान। हाँ, एक चीज़ है, वैसे सेडान को अंडर राइड कॉलिजन वगैरह के लिए थोड़े बेटर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्रंटल कॉलिजन के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे ये मैं सीधा, ये दीवार है, मैं सीधा गाड़ी मारूंगा, तो चांसेस आर हाई कि नेचुरल टेंडेंसी ये होगी कि सेडान में बंदा सेफ रहेगा, बिकॉज हुड थोड़ा लंबा है, ए पिलर इस तरीके से डला हुआ है कि प्रेशर जो है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट सही से होता है। एसयूवी में थोड़ा खड़ा होता है वो, बट आजकल इंजीनियरिंग इतनी स्मार्ट हो गई कि वो एसयूवीज को भी सेफ बना दे रही है, तो वो चीज़ है। इंटरेस्टिंग। और आपने पर्सनली कौन सी सबसे ऐसी कौन सी गाड़ी चलाई जिसमें आपको कहा कि माय गॉड व्हाट इज दिस? मैंने आपका एक वीडियो देखा था उसका, रोल्स रॉयस का। हाँ, ओ बाप रे, क्या गाड़ी है वो अंदर से। मैं ना बहुत अलग टाइप की गाड़ियाँ पसंद करता हूँ वैसे तो। मुझे जो गाड़ी ऐसा पसंद आई हो कि माइंड ब्लोइंग, क्या मज़ा ही आ गया भाई, ये गाड़ी है। सस्ती गाड़ी रही है वो आमतौर पे, वैसे मेरे ख्याल से वो रही है i20N। एक गाड़ी आती है i20N, इंडिया में नहीं आती है। i20N लाइन आती है, N लाइन आती है इंडिया में, N नहीं आती है। एक तो वो, एक VW की गाड़ी आती है, गोल्फ GTI, एक कार आती है इंडिया में है ना।
नहीं इंडिया में अब आएगी। अच्छा ओके आई थिंक ये पॉडकास्ट अभी 2-3 दिन बाद में जाएगा ना लाइव। हाँ अभी ये खबर लाइव नहीं हुई, जनता को नहीं पता। नहीं एक गाड़ी आने वाली यही शायद आने वाली थी ना आ गई है नहीं, एक पेज है वॉक्सवैगन का हाँ। ट्विटर पे, उसने डाला था कि मेरे आंसू आ रहे हैं, ये गाड़ी आ रही है, यही होगी फिर। हाँ तो फिर GTA हाँ हो बोले गया, कि खबर हो सकता है हाँ वो वो आ गई हाँ, वो तो Volkswagen GTI हाँ। वो आ रही है और वो अच्छी गाड़ी है, चलाने के मामले में बता रहा हूँ मैं। एंड देयर इज वन कार जो कि मुझे लगता है कि मैं अब मैं जानने लगा हूँ जब गाड़ियों के बारे में, जो मुझे लगता है मेरे को कभी ना कभी ओन करनी है, एक रियर व्हील ड्राइव पोर्शा मैनुअल मुझे ओन करनी है कभी। मैं अल्टीमेटली वहाँ सेटल हूँगा। दो जो गाड़ी मेरे को सबसे रॉ ऐसा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ड्राइव बट स्टिल फन वो लगी हो तो मैक्लारन लगी थी मेरे को 720S। वो तो ऐसा रॉ गाड़ी है, मतलब आप ऐसा, ये मैकडॉनल्ड्स का एक छोटा सा फ्राई है, इसकी जगह कोई इतना पत्थर हो मैं ऐसे रख दूँ और टायर ऊपर से जाएगा ना तो पता चलता है कैबिन में कि किसी कोई ऐसी चीज़ क्रॉस करके गए हो। इतना उसका ज़बरदस्त रिस्पॉन्स अंदर फील होता है। इट इज़ सो हार्श कि गड्ढे में डाल दो ना कमर टूट जाए ऐसा फील आती है। तो ये जो अल्ट्रा लग्जूरियस गाड़ियां हैं इंडिया के अंदर और हमारी जो रोड्स हैं उसके लिए बनी नहीं है, तो इसके चक्कर में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हमको हाँ। सुनाई देते हैं जो कि बहुत लग्जूरियस गाड़ियों से हुआ है, हाँ। क्योंकि वो रोड डिज़ाइन ही नहीं है Design जिस तरह की है। ऑब्वियसली उसके और भी फैक्टर हैं, अल्कोहल और वो सारी तो ठीक है, बट इन जनरल जो अल्ट्रा लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं उनको इंडिया में चलाए कहाँ कोई, जब रोड्स ही नहीं है हमारे पास उस तरह की। ये तो जिसने खरीदी है वो सोचे सर क्यों मतलब इसका मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों लेते हैं। मैं देखो नोएडा status- वगैरह में चलो हाँ, थोड़ी बहुत वो बना रखी है status उन्होंने, figure के लिए स्टेटस सिंबल के लिए लेते हैं। कोई उसका लॉजिक नहीं नहीं है। क्योंकि आप देखो ना जितनी स्पोर्ट्स कार इस देश में बिकती है, मुझे लगता नहीं सब लोग उसको ट्रैक पे ले जाके ढंग से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। मैं इनफैक्ट एक चीज़ बताता हूँ आपको, हम लोग ना जब गाड़ियाँ शूट करते हैं, अभी हम मैक्लारन 750S शूट कर रहे थे जो 720S का सक्सेसर है, तो जब मैं बात कर रहा था शूट की तो मैं फैसल से बात कर रहा था उस टाइम पे, मैंने कहा फैसल अपन मैक्लारन को ये कन्विंस कर सकें अगर कि ये गाड़ी हमें यूरोप में दे दो तो मज़ा आ जाए। उसका रीज़न ये है कि हम दुबई में चला रहे थे उसको, दुबई में क्या है स्ट्रेट रोड, भगाया आ गई 100 पहुंच गई, खुश हो गए, वापस 0 कर ली। यूरोप में पहाड़ है, अच्छी सड़कें हैं, पहाड़ों पे मजा आता है, आपको समझ आता है कि गाड़ी की हैंडलिंग कैसी है, कौन सी गाड़ी कितना मोड़ने पर कैसे प्रेडिक्शन दे रही है, कितनी कॉम्पैक्ट है, इंजन में चढ़ते वक्त कैसी पावर है, गियर कैसे शिफ्ट करता है इन बिटवीन टर्न्स। आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ते टाइम एक्सेलरेट कर रहे हो, अचानक से स्लो गए फॉर सम रीजन, आपको टर्न करना है, गियर चेंज हुआ है नहीं हुआ उस माइन्यूट सेकेंड्स में, वो मज़ा है गाड़ी को चलाने, वहाँ पता चलता है। फिर आते हम दुबई स्ट्रेट लाइन, यूएस स्ट्रेट लाइन करके रोक दी, कोई मजा ही नहीं है। फिर आता हूँ मैं इंडिया, लाइन ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ चलाऊँ मैं। तो मैं जब यहाँ आके कोई स्पोर्ट्स कार चलाता हूँ मैं बोलता हूँ यहाँ क्यों चला रहे हैं भाई लोग, समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब आप इंडिया में देखो ना स्पोर्ट्स कार बहुत ज़्यादा नहीं बिकती हमारे यहाँ, लेकिन जब लैम्बोर्गिनी उरुस आई तो ली लोगों ने, पैसा तो पड़ा था उनके पास में, उनको पता था चलाएंगे कहाँ पे। नाम लैम्बोर्गिनी, मैं देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा ओनर का, थोड़ा फेमस बंदा है, लैम्बोर्गिनी उरुस थी भाई के पास में। हम एक दिन जयपुर से जा रहे थे, नयावाला एक्सप्रेस बना नहीं था तब, कोविड की बात है शायद वो, हाँ कोविड वाले थोड़े टाइम बाद की बात है। हम जा रहे हैं और एक उरुस चल रही है हमारे आगे कॉन्स्टेंटली, ऐसा बारिश ऐसा मौसम था, ऐसा फॉगी बारिश टाइप का सर्दियों का, वो चल रही है आगे आगे। मैंने कहा अरे उरुस ले ली भाई, जो है जयपुर तक चलाने आ रहा है, उसका HR या दिल्ली रजिस्टर्ड थी, मैं ये अदरवाइज इसके बाद लैम्बोर्गिनी होती कैसा आता। थोड़ी देर बाद में भाई जो सड़क किनारे टॉयलेट करता हूँ मिल गया हमें, हमने देखा, मैं कहा अरे ये तो वो है, मैं कहा ललित था मेरे साथ, बोलता है हाँ ये तो वो है, तो ये करके हम आगे निकल गए। पर मैं बोला देख कितनी प्रैक्टिकल चीज़ है, ये बंदा कहाँ इमेजिन कर सकता है कि झाड़ मिल जाए कहीं, इसको लैम्बोर्गिनी चलाते हो यहाँ पे टॉयलेट कर ले। अब SUV हुई है तब जाके पॉसिबल हुआ है उसके लिए, तब वो आ रहा है इतनी दूर। तो ये सिचुएशन जो है ये एक्सेस SUVs ने दिया है, स्पोर्ट्स कार तो नहीं दे सकती है आपको। अब वो बनी होगी ट्रैक के लिए या किसी और रीज़न के लिए, बट अब प्रैक्टिकल हुई है तो इसलिए चल पा रही है, अदरवाइज बहुत मुश्किल एक है। आपका वो वीडियो देखा था मैंने, जो आप कॉफ़ी का मग बोलते हो, कॉफ़ी पकड़ और फिर 200 की स्पीड चलाते हो। एक बार कॉफी पकड़ोगे, कुछ करके दिखाना है मेरे को। ये है Mercedes G63 Brabus 800, यानी कि Brabus ने ट्यून किया है। 0 to 100 छोड़ो आप, 800 bhp है, 1000 न्यूटन मीटर टॉर्क है, तो क्या ही हो सकता है वो सोचो आप। वो दिखाता हूँ मैं आपको। स्पोर्ट प्लस मोड में डाला हमने, सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, चाहे Brabus हो चाहे नहीं हो आपके पास में। And it just goes to 200 like हाँ ये दुबई का है, वो दुबई का है। 200 की स्पीड थी। हाँ और वो स्प्लिट सेकंड में जाती है वो गाड़ी, 200 चली गई थी वहाँ, G-Wagon Brabus। अब देखो आप
नाउ थिंक ऑफ इट, वो एक एसयूवी है। एसयूवी का काम है खराब सड़कों पे जाना, इजीली खराब सड़कें टेकल कर लेना, कैसे भी ट्रेन हो ना हो, रोड हो ना हो, जल जाए। मर्सिडीज ने G63 करके एक गाड़ी बनाई। अब क्योंकि माफियाज बचे हैं रशिया में तो उनको पसंद आ रही है, वो ले रहे हैं। इंडिया में भी धाकड़ लोगों को इमेज बनाने के लिए चाहिए। उसको खराब सड़कों से मत, इतने पापड़ जैसे टायर आते हैं उसके, खराब सड़कों पे पहली चीज होगी जो टूटेंगे वो। उसका एक केपेबल वर्जन आता है डीजल में, इनफैक्ट पेट्रोल में भी आता है कई जगह पे। हमारे यहाँ मोस्टली G63 बिकता है। गल्फ वालों ने उसकी भी ज्यादा पावर डिमांड कर ली, कई और देशों ने उनसे भी ज्यादा पावर डिमांड कर ली। तो ब्राबस ने बोला एक काम करो तुम 1000 हॉर्स पावर ले लो तुम यार, 800 हॉर्स पावर ले लो, एक काम करो तुम। तो वो मैं जो गाड़ी चला रहा था, वो जब चलती है तो आप फुल पंजा दबा देते हो और लॉन्च करते हो उसको, तो गाड़ी आगे से ऐसे उठ जाती है हल्की सी। टायर ऊपर नहीं होते लेकिन सस्पेंशन पूरा ट्रैवल ऊंचा हो जाता है। टायर अभी भी जमीन पे टिके हैं बट ऑलमोस्ट उठ जाती है पूरा। इतनी पावर का मैं क्या करूं एक एसयूवी में उसको ट्रैक पे गाड़ियों के साथ रेस थोड़ी लगवानी है मेरे को, क्योंकि ऊपर टॉप है ये हिलती है। 200 में आपका स्टेबल था? अरे 200 कंट्रोल। उस गाड़ी को मैंने ऑलमोस्ट 270 समथिंग चलाया हुआ है वो, और मेरे को तो मौका नहीं मिला उससे ज्यादा जाने का। बाप रे। बट अगेन जैसे आपने बोला स्टेबल लगती है, 250 में उसको चला रहा था। मुझे वो गाड़ी उतना कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी जब टर्न हल्के उल्के आते हैं, जबकि मैंने 290 280 ये पोर्शास और BMW बहुत चलाई है जर्मनी में, वहाँ लाउड है पब्लिक रोड पे। तो टनल विजन हो जाता है आपको। एक टर्न जो कि 2 किलोमीटर आगे आ रहा होता है ना, वो भी हैवी लगता है स्टीयरिंग पे। बोले मुझे वहाँ मोड़ना है, और आप स्टीयरिंग नहीं मोड़ते हो, आप पूरे मोड़ते हो स्टीयरिंग के साथ में, ऐसा स्टिफ हो जाते हो आप एक पॉइंट पे, क्योंकि आपको हर एक चीज़ फील करनी होती है कि कहीं ऐसा नहीं मैं थोड़ा सा मिसजज करूँ और गाड़ी स्लाइड हो जाए, घुस जाए, टर्न हो जाए, फ्लिप हो जाए। तो वहाँ एसयूवी में फील नहीं आ रहा था, सडान में 200 पैसे मजा आ रहा है। आपको याद होगा तो लास्ट टाइम पे हम लोग आए थे जब जयपुर से, हाँ। आप शायद मर्सिडीज की स्पोर्ट्स कार थी, तो आपने ट्रैक पे चला दी थी वो, कौन सा पता नहीं मोड ऑन किया था, बाप रे मेरी तो हालत खराब हो गई। EQS 53 AMG थी, वो इलेक्ट्रिक थी वो उसमें क्या शुरू में जो एकदम स्पीड पकड़ने से पहले वो आपको जकड़ देता, मैंने कहा क्या हो रहा है, एकदम क्लोज करके फिर वो भाग के जंप करके नहीं पहुंचे थे। हाँ पहले मैंने वो गाड़ी इतनी फास्ट, क्योंकि 100 ही वो 3 सेकंड में आ रही है, तो आप वहीं पे सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है पैसेंजर का। तो हाँ, भाई ये क्या हो रहा है जंप। तो बट वो थ्रिल आपको होता है अभी महसूस इतनी मुझे सुपर स्पीड ईवीज के साथ में कम होता है वो, बिकॉज़ अच्छा। क्या ना फील नहीं आता है कि इंजन रॉर कर रहा है, वो पावर बना रहा है, फ्यूल जाएगा, क्लच इंगेज होगा, रिलीज होगा, भागेगी, फील ही नहीं आ रहा है। क्या क्या करूं मैं, पहले रॉर होती थी हर इंजन, मैं ऐसे सुन के पहचानता था कि हाँ ये इंजन चालू हुआ है। पड़ोसी ने अपनी मारुति 1.3 DDI ऐसे स्टार्ट करी है, अजीब सी डीजल की आवाज़ उसकी, पेट्रोल साइलेंटली स्टार्ट होता था, ऐसा फील आता था कि हाँ एक इंजन चालू हुआ है जिसको मुझे पता है उसके अंदर क्या चल रहा है। वो अगर वियर्ड बिहेव कर रहा है, टैपेट्स की आवाज़ आ रही है तो क्यों आ रही है, सर्दियों में वो बेचारा किक क्यों मारता जा रहा है मेरा पड़ोसी बार बार में, ईवी उसकी तुरंत चालू होकर भाग गई क्यों, वो फील नहीं आ रहा है अब इसमें। ये दिक्कत है बस, मेरे को तो इतना नहीं समझता है ईवी से, बाकी कुछ नहीं। फील जिस दिन दे दोगे मैं तो खरीद लूंगा उस दिन, मतलब ऐसे तो मैंने खरीद रखी है एक, बट मजे से खरीदूंगा प्रॉब्ली। सुपर चलो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया बात करके, काफ़ी अनयूजुअल पॉडकास्ट है मेरे पॉडकास्ट के लिए। लोग सोचेंगे ऑटोमोबाइल पे क्या बातें करेगा अनुराग माइनस वर्मा पॉडकास्ट पे, लेकिन मैंने आपकी वीडियो बहुत पहले से मैं फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को पता है आपके अंदर एक स्टोरी टेलर है और ऑटोमोबाइल तो एक पार्ट है इसका, बट वो स्टोरी, क्योंकि मैं आपके वीडियो, मेरा कार में उतना भी इंटरेस्ट नहीं था बहुत साल पहले, आई थिंक कोविड टाइम से मैं देख रहा था, लेकिन आपकी वीडियोस पता नहीं देखता रहता था, मैंने कहा अरे यार ये कौन सा कुछ नया लेके आया, चाहिए कौन सी ईवी बता रहा है, ये क्या बता रहा है, तो वो हमेशा क्यूरियोसिटी जगी रहती थी। तो मेरी आपसे बात करने की काफ़ी टाइम से इच्छा थी, मैंने कहा इनके साथ बात करेंगे कभी, और अभी पता चला आप मेरे पड़ोसी हो जयपुर में, 600 मीटर दूर रहते मेरे घर से। तो फाइनली बातचीत थी, रियली थैंक यू। मुझे भी थोड़ा सा अलग सा पर्सपेक्टिव था आपका पूछने का सवाल, अदरवाइज बहुत लोग मोस्टली कार ये वो में अटक जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग बात करके चला गया, क्योंकि मैं अपने चैनल पे तो कर नहीं सकता ये बात क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल और वैसा है, कोई बंदा आया बोला है फालतू बकवास मत, सीधा वाला डिज़ायर का वीडियो कहाँ है, ये वीडियो बोल के बुलाया किधर है वीडियो बता मेरे को, तो ठीक है। Super. Thank you so much. So this was today's episode. We are totally listener funded podcast. So if you like our work, then please do support us on Patreon, Buy Me a Coffee, Razorpay, and other mediums. All the links you'll find in the description box. Please do check them out. And thank you so much for listening and watching this podcast.